चलिए, तो आपका पिछला दिन सेक्शन जे चल रहा था। जल्दी से नंबर बोलिएगा। सेक्शन जे चल रहा था जिसमें आपका डबल ट्रिपल कैरेक्टर था। जल्दी से बोलेंगे। 1 से लेकर 50 तक। जिनको दिक्कत है नंबर टाइप करिए। 1 से लेकर 50 तक। 11 से 15। ये है 11 से 15। देखने से बड़ा लग रहा है लेकिन बड़ा आसान है। आप लोग कायर हैं जो नहीं बना सके। देखिए, कुछ सलाह देते हैं पहले। दुनिया का कोई भी इंसान हो, हर कोई सक्सेस होना चाहता है। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता है। उसका ढेर सारा रीजन है। सबसे पहला तो कि आज से, अब से, इस वक्त से ये ध्यान रखेंगे कि आपके पास जितना भी विकल्प हो उस सभी विकल्प को आप बंद कर देंगे, क्योंकि जितना भी विकल्प आएगा आपके सफलता के राह में वो अड़चन डालेगा। इसलिए कभी भी कोई भी इंसान को किसी भी चीज़ के लिए विकल्प नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों से कहते आप सुनते हैं कि ये वाला अगर नहीं होगा तो ये वाला कर लेंगे। इसका मतलब है कि उनके पास विकल्प है। विकल्प का मतलब है कि आधा एफिशिएंसी यहाँ से हटाकर यहाँ पर भी वो कुछ ना कुछ लगा रहे हैं, जिसके वजह से इसमें आपको रुकावट होगा। और आपको भी पता है कि आज के डेट में सफलता हासिल करने के लिए लाइन में ढेर सारे लोग लगे हुए हैं जो कि अपना पूरा एनर्जी लगा रहे हैं, और आप है कि आधा एनर्जी कहीं दूसरे जगह आप लगा रहे हैं। तो ये तो क्लियर यहीं पर हो रहा है कि आप वहाँ पर असफल हो जाएंगे। यानी विकल्प कभी भी नहीं छोड़ना है। एकदम माइंड में सेट कर लीजिए, किसी भी काम को करिए तो आप उसमें से विकल्प हटा दीजिए। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर आपके पास विकल्प ये है कि चलिए ये वाला अगर नहीं हम बनाए तो सर से पूछ लेंगे। अब माइंड में जैसे ही आपका विकल्प आ गया कि चलो एक बार प्रयास किए और दिक्कत हुआ तो चलो हमको तो पूछना है ही और बता देंगे, हमारा काम हो जाएगा, तो आप हमारे ऊपर छोड़ दिए। जबकि आपका काम होता है कि आप दिमाग लगाए और वहाँ पर जब नहीं बना तो फिर आपका उस समय छोड़ देंगे, और आपका माइंड जिस समय अस्थिर हो, आपका माइंड फ्रेश हो, उस टाइम पर एक बार उसको और दोबारा प्रयास करिए। और हो सके तो उस समय आप प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर बन जाएगा। हम अपना हकीकत बताते हैं। हम अपने लाइफ में कभी पढ़ाई किए ही नहीं, क्योंकि गांव में झोला लेके पढ़ने के लिए जाते थे। वो काख में लटका कर, वो स्लेट जो होता था बचपन में जब पढ़ते थे तो उसमें लकड़ी का कटहरी लगा हुआ रहता था। हम उसको निकाल के स्लेट को ऐसे कॉर्नर पकड़ते थे, जहाँ कोई कुछ बोला तो कोना से उसका सर पर लगा देते थे, काम तमाम। तो हमको ना कोई टीचर पढ़ाते थे और ना हम घर पर पढ़ते थे, तो कभी पढ़ाई करवे नहीं किए। तो यहाँ पर हमारे पास मतलब अगर विकल्प आता, हमारे पास ज्ञान रहता कि जो भी टीचर लोग पढ़ा रहे हैं वो कंसेप्ट अगर हमारे पास रहता, यानी वो विकल्प बन जाता, तो आज हम खाँटी मेथड का निर्माण नहीं करते। और जब खाँटी मेथड का निर्माण नहीं करते तो मैथ इतना आसानी से नहीं बन पाता। तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। बचपन से कभी पढ़े ही नहीं, कोई टीचर का कंसेप्ट हमारे पास है ही नहीं, तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। इसलिए हम खाँटी मेथड को डेवलप करने लगे, क्योंकि वही हमारे पास था ही, और उसी को धीरे धीरे बढ़ाने लगे। और बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक पहुँचा दिए कि क्लासरूम में जब पढ़ाते हैं
तो कोई भी स्टूडेंट हमारा असाइनमेंट को किसी से कंपेयर करने के बारे में कभी सोचते ही नहीं है, कभी सोचते ही नहीं है, क्योंकि एक एक चैप्टर में इतना ज्यादा संख्या में क्वेश्चन रहता है और इतना हाई लेवल तक का क्वेश्चन रहता है कि मार्केट में कंपेयर करने के लायक उसके आसपास में कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए कंपेयर का ऑप्शन ही वहां पर नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं पड़ पाता है। तो इतना दूर तक हम बढ़ा दिए, इसका केवल और केवल एक ही वजह कि बचपन में हम नहीं पढ़े थे, लेकिन आज हमारे माइंड में है कि हमें मेहनत करना चाहिए। तो उस टाइम पे जब हम पढ़ाना शुरू किए तो इतना अच्छा से मेहनत किए कि मार्केट में अब हमारा जो बैच जितना भीड़ के साथ पढ़ता है, इसका आधा भी बैच कोई नहीं पढ़ा पाते हैं। तो वही चीज है कि आप विकल्प एकदम दूर कर दीजिए। और आप जिस समय पढ़ते हैं तो गार्जियन भी कभी कभी कुछ लोग कह देते हैं अच्छा करो कोई बात नहीं, अगर नौकरी नहीं हुआ तो बिजनेस कर लेना। वहां पर एक और विकल्प आ गया। तो विकल्प जैसे ही आपके सामने आएगा तो फिर आपका पढ़ाई के प्रति जो झुकाव है, लगाव है, वो धीरे धीरे घट जाएगा। तो सबसे पहले विकल्प को हटा दीजिए। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि खेत घर बेच दीजिए और रोड पर आ जाइए, अब कोई विकल्प नहीं बचा, उसके बाद अब पढ़ना ही एक विकल्प बचा है, ये करिए, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जब होमवर्क करते हैं तो आपके माइंड में ये बात आना चाहिए कि हमें सर बताने वाले नहीं, अगर ये पूछेंगे तो हो सकता है कि दो चार बात बोल भी दें। अब ऑफलाइन में लोग सक्सेस क्यों रहते हैं, उसका भी एक रीजन है। अब देखिए, ऑफलाइन में अगर आप रहे होते और ये क्वेश्चन पूछे होते तो ये वाला हंटर उठा के अभी एक तरफिए से ऐसे घूमते और घूमने के क्रम में कॉपी पलट कर देखते। जो लोग नहीं बनाए हुए रहते तो ये दुखहरण सिंह उनका दुख हर लेते, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा व्यवस्था है नहीं। तो हमारे यहाँ जो भी स्टूडेंट ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग देखिएगा यूट्यूब पर भी आते हैं तो कमेंट में लिखेंगे ये बड़ा हरामखोर मास्टर है, एक नंबर का, इतना बदमाश मास्टर आज तक कभी हमने देखा ही नहीं है। तो उसका कारण यही है कि हम ज़बरदस्ती मार मार के लोग को पढ़ाते हैं। तो बहुत सारे लोग को मानना रहता है कि ये बदमाश मास्टर है, जबकि हकीकत तो ये है कि आपके गार्जियन, याद कीजिए जब आप छोटे होंगे तो आप कोई गलती करते होंगे तो दो चार झापड़ खींच देते होंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो गार्जियन आपके दुश्मन थे जिसके वजह से आप गलती किए तो उसका दो चार झापड़ मार के उसका बदला ले लिए, ऐसा बात नहीं है। बल्कि बात यह है कि आपके गार्जियन के मन में ये विचार है कि हमारा बच्चा गलत रास्ता ना पकड़ ले, गलत कुछ ना करे। तो जो गलत काम किए जिसके वजह से दो चार झापड़ मार दिए ताकि उसको ये बात याद रहे और सही रास्ते पे चले, सही काम करे, इसलिए वो वहां पर चाटा लगा देते हैं। अब हमारे क्लास में इतने सारे लोग पढ़ते हैं, वहां पर अब हंटर लेकर जब घूमते हैं, कुछ को दे भी देते हैं, तो वहां पर जो भी क्लास में स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको लगता है कि सर हमको बहुत इस पर ध्यान दे रहे हैं तब इस पर हमें मार रहे हैं, नहीं बना रहे हैं तब। कुछ स्टूडेंट निगेटिव भी होते हैं, वो कहते हैं कि बड़ा मारता है, फलानमा जगह नहीं जाना पढ़ने के लिए। लेकिन जो यहाँ पहुंच जाते हैं उनका रास्ता ऐसा साफ होता है कि यहाँ ना होमवर्क करके आए, ऐसा होता ही नहीं है। तो लोग उसको कर कर के आते हैं। जब पहला बार आपका एडवांस मैथ एसएससी में पूछना शुरू किया था तो हम 5 किताब एक साथ तैयार किए। एडवांस में ट्रिगोनोमेट्री है तो पहले पढ़ाने के लिए, फिर प्रैक्टिस करने के लिए, फिर टेस्ट के लिए, उसमें कॉपी भी देते थे और लोग लाइन में लगते थे, उसी समय कॉपी चेक होता था, नहीं बना रहा तो क्लास में एंट्री बंद। तो जिसके वजह से लोग घर पर बना करके आते थे, क्योंकि उनके पास ऑप्शन क्लास में इन करने का एक ही था, नहीं बना के आएंगे क्लास में प्रवेश ही वर्जित है। हमारे यहाँ मोबाइल क्लास में अलाउ नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं ऑडियो वीडियो। तो लोग सोचते थे कि हमको ध्यान से देखना है क्लास में और हर हाल में सीखना है, अगर नहीं सीखेंगे तो हम रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते हैं कि घर पर जाके दोबारा उसको रिपीट करें। कोई ऑप्शन हम नहीं छोड़ते हैं, जिसके वजह से जो भी स्टूडेंट पढ़ते हैं वो इतने गौर से आपको यहाँ बोर्ड को देखते हैं, इतने ध्यान से सुनते हैं और इतने अच्छे से होमवर्क करके आते हैं कि शायद ही ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो जो ऑफलाइन में पढ़ रहे थे वो एडमिशन लेके ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे। हमारे यहाँ का ऑफलाइन पढ़े हुए स्टूडेंट गलती से कभी भी किसी का भी ऑनलाइन क्लास लेने के बारे में तो खैर कभी सोचेंगे ही नहीं, और गलती से यूट्यूब पर आएंगे तो टाइम पास करने के लिए, पढ़ने के ख्याल से नहीं, क्योंकि इतने अच्छे से, इतना शॉर्ट मेथड से, इतने शानदार ढंग से बता देते हैं कि लोग कभी सोचेंगे ही नहीं कि किसी और भी टीचर का कोई भी कंसेप्ट हमें सीखना है, क्योंकि सबको पता है क्लास जब करते हैं तो कि यहाँ पर क्या पढ़ाई होता है।
लेकिन यहाँ ऑनलाइन पढ़ते हैं तो मारने पीटने का व्यवस्था नहीं है। आप एक बार ट्राई किए, लगा कि क्वेश्चन बड़ा है या थोड़ा सा उलझा हुआ या तो भारी टाइप का लग रहा है, तो सीधे चलो छोड़ो, पूछिए तो लेंगे, हमको बनाने से क्या फायदा है। लेकिन जब आप बनाएंगे तभी आप एग्जाम में भी बना पाएंगे और उसी से रिजल्ट होगा। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो उसके वजह से जब हम पढ़ाते हैं तो आपके पास नॉलेज हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में सक्सेस होने के लिए केवल नॉलेज ही पर्याप्त नहीं होता है, उसके लिए अभ्यास जरूरी है। पढ़ने से नॉलेज होगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो उससे स्पीड बढ़ेगा और उस स्पीड के वजह से एग्जाम में कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बना पाएंगे और उसके वजह से आपका रिजल्ट हो पाएगा। ऐसा थोड़े ना है कि आपको कोई मोटरसाइकिल चलाने के लिए सिखाने के लिए फील्ड में ले गए तो वो केवल बता दिए कि बाबू ये एक्सीलेटर है, इसको घुमाओगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगा, ये है क्लच, ये है गियर, ये है ब्रेक, ये सब सारा कुछ बता दिए। नॉलेज आपके पास हो गया कि ऐसे मोटरसाइकिल चलता, आपके पास ज्ञान हो गया। क्या आप रोड पर बाइक पहला बार में चलाना शुरू कर देंगे एकदम स्पीड में, कहीं भी भीड़ भाड़ में घुसाना शुरू कर देंगे? ऐसा नहीं होगा। पहले फील्ड में अभ्यास करते हैं, खाली रोड पर अभ्यास करते हैं, तब जाके धीरे धीरे सीखते हैं, एक्सपीरियंस होता, तब भीड़ भाड़ में चलाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि होमवर्क मिलता है तो एक बार में नहीं हुआ तो दोबारा ट्राई करेंगे, तिबारा ट्राई करेंगे। अब इतने अच्छे से आपको पिछले दिन के 2 डायग्राम बनाना बाबू, ऐसे करेंगे तो ये आसान हो जाएगा, फिर उसके बाद करना। अब इतना डिटेल से इतने चीज़ों को समझा रहे हैं। अब एक टॉपिक है वेन डायग्राम, जो परसेंटेज का एक छोटा सा टुकड़ा, एक तुच्छ सा टुकड़ा है, जो कोई किताब पलटेंगे तो हो सकता है इससे क्वेश्चन एक भी न रहे, अगर रहेगा भी तो 1 2 3 4, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। उसके बावजूद भी इतना क्वेश्चन देके इतने अच्छे से बता के कि ये पैदा कहाँ से हुआ, इसका रूल क्या है, एक एक चीज़ को, उसके बाद भी ये जो पिछले दिन बताए थे वही क्वेश्चन है, उसके बाद भी आप नहीं बना सके तो जिंदगी में आप क्या कर सकते हैं? तो इससे हमें यह पता चलता है कि आप नाली के गंदा कीड़ा से भी बदतर हैं। जो नाली में कीड़ा होता है, जहां पर भी देखिएगा वो पानी बहना बंद हो जाता है तो उसमें कीड़ा हो जाता है। अब कीड़ा भी एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए ऐसे ऐसे करके हिलते रहता है ताकि हम उससे आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन एक आप इंसान हैं जो कि उस नाली के कीड़ा से भी बदतर है। और वह कौन सा उगता है जो हो नहीं सकता, तेरा जी चाहे और वो हो नहीं सकता। एक छोटा सा कीड़ा भी पत्थर में घर बना देता है, और तू एक इंसान क्या है जो एक छोटा सा क्वेश्चन को भी नहीं हल कर सकता है? तो अब इससे ज्यादा क्या कहेंगे? चोट्टा, एक सुअर से भी बदतर है, नाली के गंदा कीड़ा से भी बदतर है। आपको नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए भी भला दिमाग नहीं लगाते हैं तो जिंदगी में क्या करने वाले हैं? कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए आप ऑप्शन हटा दीजिए कि सर से पूछेंगे और हमको बता ही देंगे। काश अगर आप ऑफलाइन का क्लासरूम में रहे होते तो अभी हम खलड़िया उधार देते यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछने के बाद। लेकिन आप ऑनलाइन हैं इसलिए यहाँ पर बच गए, नहीं तो अभी तो हम कचूमर निकाल लेते। ऐसे क्वेश्चन पूछे, आज तक कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं पूछे हैं। करा एक स्कूल में 90 छात्र है जो 10वीं वर्ग के 2 सेक्शन ए तथा बी में पढ़ते हैं। टोटल 90 छात्र हैं 10वीं वर्ग में, जिसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। करा एक स्कूल में 90 छात्र हैं जो 10वीं वर्ग के 2 सेक्शन ए तथा बी में पढ़ते हैं। छात्र केवल अंग्रेजी या हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात ऐसा है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 भाग में हम बांट दिए। टोटल 90 छात्र हैं। अब हम बोले यहाँ पर सेक्शन ए में 2 विषय वाला बात हो रहा है, तो हम बोले थे अलग अलग डायग्राम बनाएंगे, तो बनाना बहुत आसान होता है। अब कह रहा है कि छात्र केवल हिंदी, केवल अंग्रेजी या हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं, यानी ना पढ़ने वाला की संख्या एक भी नहीं है। तो ये आपका हिंदी है, ये आपका अंग्रेजी है, ये हिंदी और अंग्रेजी ये रहा। एक लिख रहे हैं सर हो गया, नहीं बताइए। आप क्लासरूम में रहते तब बताते, घुट्ठी के कटोरी निकाल देते, घर पर लुढ़कते रहते आप। करा ना, ए तथा बी सेक्शन में छात्रों की संख्या 4:5 के अनुपात में है। बोले यहाँ पर टोटल जोड़ेंगे तो 9 हो रहा है, जबकि होना चाहिए 90। 90 होने के लिए बोलिए यहाँ पर 10 से गुना करेंगे तो 10 से इसमें भी गुना, 10 से इसमें भी गुना। अब ये रेशियो नहीं रहा, निश्चित हो गया। तो अब ए सेक्शन में 40 छात्र हैं और बी सेक्शन में 50 छात्र हैं।
आगे कह रहा है, यहां तक हो गया। केवल हिंदी पढ़ने वाले छात्र की संख्या, केवल हिंदी पढ़ने वाले छात्र की संख्या दोनों सेक्शन में पढ़ने वाले, कह रहा है केवल हिंदी पढ़ने वाले छात्र की संख्या दोनों सेक्शन में, यानी ए और बी दोनों सेक्शन में, तो कह रहा है केवल हिंदी पढ़ने वाले छात्र की संख्या दोनों सेक्शन में पढ़ने वाले कुल छात्रों का 40% है। तब बोलिए कुल 90, 90 का 40% के लिए 2 शून्य कैंसिल, तो 9 चौ 36। केवल हिंदी पढ़ने वाले छात्र की संख्या दोनों सेक्शन में पढ़ने वाले कुल छात्र का 40% है। तो जल्दी से 40% का मतलब 36, और ये केवल हिंदी वाला बोल रहा है, तो ये दोनों मिलाकर है केवल हिंदी पढ़ने वाला संख्या, तो 36। आगे कह रहा है सेक्शन ए में दोनों विषय पढ़ने वाले, सेक्शन ए इसका बात कर रहा है, सेक्शन ए में दोनों विषय पढ़ने वाले छात्र उस सेक्शन के छात्र का 30% है, उस सेक्शन के 30% है। तब बोलिएगा 90 का 30%, तो 9 तिया 27, दोनों पढ़ने वाला इधर हो गया 27। कह रहा है कि केवल हिंदी पढ़ने वाले छात्र की संख्या दोनों सेक्शन में पढ़ने वाले कुल छात्रों का 40% है, तो 90 का 40% 36, ये केवल हिंदी वाला आ गया। आगे कह रहा था कि सेक्शन ए में दोनों विषय पढ़ने वाले छात्र उस सेक्शन के छात्र का 30% है, तो उस सेक्शन में कुछ 40 छात्र हैं, 40 का 30% है इस सेक्शन में पढ़ने वाले, तो 40 का 30%, 1 शून्य इधर, तो 4 तिया 12, ये हो गया आपका 12। आगे कह रहा तथा उसी सेक्शन में केवल हिंदी पढ़ने वाले छात्र की संख्या के बराबर है, उसी सेक्शन में केवल हिंदी पढ़ने वाले छात्र के बराबर, केवल हिंदी, तो ये 12 है, तो केवल हिंदी वाला भी 12। अब बोलिए ये दोनों मिलाकर है 36, तो 12 यहाँ, तो बोलिए 36 में से 12 घटा देंगे, तो बोलिएगा ये आपका हो जाएगा 24। तो अब ये आपका काम खत्म हो गया, ये रब वाला आप हटा सकते हैं, तो ये आपका हो गया 36, ये हो गया। अब पहले यहाँ पर आगे काम किया जा सकता है, या तो पहले पढ़ लीजिए उसके बाद काम करिए, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। एवं सेक्शन बी में दोनों भाषा पढ़ने वाले छात्र उसी सेक्शन में कुल छात्र का 20% है, तो यहाँ 50 है, 50 का 20% के लिए 1 शून्य इधर, 1 शून्य इधर, तो 5 दूनी 10, ये हो गया। कह रहा है कि एवं सेक्शन बी में दोनों भाषा पढ़ने वाले छात्र उसी सेक्शन में कुल छात्र का 20% है, तो 50 का 20%, या तो 1/5 पढ़िए तो ये कैंसिल, तो 10 बच गया। अब जल्दी से सेटिंग करिए, इसमें टोटल 40 लोग हैं, बाहर तो 0 है, तो 40 में 10 और 40, 12 12 24, तो इधर बच जाएगा कितना, 24 6 30, 10 40 यानी 16, इधर हो गया 24 10 34, 34 और 6 40, तो इधर भी हो गया आपका 16। इस तरह से सेटिंग हो गया। अब बताइए यहाँ पर ऐसा कोई चीज बताइए जहाँ दिमाग अप्लाई करने वाला होगा, कुछ भी नहीं, केवल वहाँ पर दिया हुआ था परसेंट से, प्रतिशत से आपको निकालना था, सेक्शन ए सेक्शन बी, ही केवल हिंदी केवल अंग्रेजी दोनों जो भी हो, तो केवल इतना ही करना था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, केवल क्वेश्चन लंबा था, बड़ा था, लेकिन बनाना काफ़ी आसान था। और ये एग्जाम का पूछा हुआ है, एक बार केवल इसमें एक ही प्रश्न पूछा था, और एक बार इसमें 4-5 प्रश्न एक साथ इकट्ठे पूछा था, एग्जाम का पूछा हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन देख के डरना नहीं चाहिए, केवल कोशिश करना चाहिए। ये तो वेन डायग्राम है, इसी में एक आता है न्यूमेरिकल कैसलेट, न्यूमेरिकल कैसलेट का क्वेश्चन इससे भी लंबा लंबा होता है। हालांकि ये सब लंबा लंबा इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आप देखे नहीं होंगे, लेकिन बैंक का एग्जाम में रहता है और पूछता है, लेकिन लोग उसको भले ना पढ़ाएं, लेकिन क्वेश्चन इसमें बहुत बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल कैसलेट में भी रहता है। सर जी एप्लीकेशन का अपडेट आया है, कर लें क्या? अभी अपडेट आया है, पता ना करिएगा तो क्या होगा। कुछ लोग का परसेंटेज चल रहा है, कुछ वीडियो गायब हो गया, लेकिन वो आ जाएगा। आप लोग बोल रहे थे ये क्या हो गया, भाग गया कहाँ? अच्छा ये है, आप लोग स्पीड की बात कर रहे थे, जिसके वजह से स्पीड का उसमें ऑप्शन आ रहा है, स्पीड और क्वालिटी कर रहे थे बड़े दिन से आप लोग, जिसके वजह से वो लोग इसको कर रहे हैं, तो इसी को काम चालू कर दिए हैं, तो उसी के कारण कुछ उस पर ट्राई चल रहा था। तो अगर आपका ऐप में कुछ डिस्टर्ब हो तो आप केवल और केवल 8252493548
इस नंबर पर ही केवल आप कॉल करेंगे, क्योंकि जो भी लोग वही लोग बैठते हैं वही लोग कर पाएंगे। तो फिर आप इस पर कॉल कर लेंगे, जो भी परेशानी रहेगा फिर उसका इलाज हो जाएगा। तो अगर आपके ऐप में कोई रुकावट हो तो आप डरिएगा नहीं, आपका क्लास चलना चाहिए, वो वीडियो आपको फिर से आ जाएगा। और आप पॉजिटिव हमेशा सोचिए, ये सोचिए कि दोबारा वीडियो ना देखना पड़े। वहाँ पर ऐप में पिक्चर क्वालिटी और वहाँ स्पीड ये सब नहीं दिया हुआ था, आपके फ़ायदे के लिए था। लेकिन अब आप क्या करेंगे कि एक ही चीज़ को बार बार देखेंगे, आपके पास विकल्प हो जाएगा और जिसके वजह से आप उसका नुकसान भुगतेंगे। तो यही दिक्कत है, आपको दोबारा वो वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। आप ही बताइए कि क्या ऐसा इसमें कमी छोड़ देते हैं पढ़ाते हैं तब कि फिर से दोबारा देखने की ज़रूरत पड़े। ऑनलाइन में तो जो भी हो, कोई भी स्टूडेंट से बात होता नहीं है तो मामला जो भी रहे, लेकिन जब ऑफलाइन होता है तो इतना बड़ा क्लासरूम में पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं चलता है ऑफलाइन में। और यहाँ से जब हम बोलेंगे तो ये तो माइक लगा हुआ है तो सब जगह बात जाता है, लेकिन पीछे वाले स्टूडेंट रावण की तरह अगर कितनों भी गरजेंगे ना तो आगे आवाज़ नहीं आ सकेगा, यानी वो हमसे पूछ नहीं सकेंगे। लेकिन आज तक हमारे क्लास में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं और कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन कर दें, ऐसा कभी नहीं हुआ है। कोई भी चीज़ को इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, उसका इतना बखिया उधेड़ देते हैं। ऑनलाइन में तो खैर हम तो सीना ठोक के पहले से भी कहते हैं कि ऑनलाइन में हमेशा कटौती रहता है, लेकिन ऐसा कटौती नहीं रहता है जो फालतू फालतू हो। इसमें काट कर पढ़ाते हैं, उतना ही से मतलब रहता है जिससे कि आपका काम चले। तो ऑफलाइन में एक एक चीज़ को बहुत पहले विस्तार से एक्सप्लेन करते हैं, फिर शॉर्ट में, फिर एकदम सुपर शॉर्ट में करते हैं, खोपड़ी में शॉर्ट लगाने वाला। तो आज तक कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कहे हैं कि हमको समझ में नहीं आया, कभी कोई क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है, जबकि इतने सारे लोग बैठे रहते हैं क्लास में जो कि कमज़ोर से कमज़ोर और तेज से तेज स्टूडेंट। शायद आपको यकीन नहीं होगा, चलिए ऐसा बात है तो फिर आपको एक वीडियो हम कल रिलीज करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाएंगे। क्लास में हम ये पूछेंगे, वो वीडियो वैसा तो वीडियो बनते रहता है तो रहता ही है, और एक भी स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। हम उस पर बोलते भी हैं कि ऐसे थोड़े होता है कि लोग मतलब सभी लोग को समझ में आ ही जाए। कमज़ोर स्टूडेंट है उनको नहीं समझ में आएगा, लेकिन फिर भी समझ में आता है, क्योंकि हर चीज़ को जो स्टूडेंट यहाँ नहीं समझे, हम दावा करते हैं कि वो कहीं नहीं समझेंगे। तो यहाँ पर दो चीज़ का फुल गारंटी होता है। सबसे पहला तो कि शॉर्ट, जो कि यहाँ पर जितना शॉर्ट में हम बताते हैं उसका फुल गारंटी है कि इससे शॉर्ट और दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। और दूसरा गारंटी हमारा रहता है कि जितना डीप में हम पढ़ाते हैं, हिंदुस्तान के ढिबरी लेके आप पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में बौंख जाइए, सब जगह घूम लीजिए, जितना डीप में हम पढ़ाते हैं उतना कभी कोई पढ़ाने के लिए सपना में भी नहीं सोचेगा कि ऐसा भी पढ़ाया जाता है। तो इतना डीप में यहाँ पढ़ाई होता है। लेकिन ऑनलाइन का हम गारंटी नहीं करते, हम ऑफलाइन की बात कर रहे थे कि ऑफलाइन में यहाँ बहुत ज़्यादा डीप में होता है, और शॉर्ट तो ऐसा लगता है कि खोपड़िया में शॉर्ट लग जाता है, तो भी यहाँ पर लोग उसको टेकअप करते हैं। और टेकअप ऐसा वैसा करते हैं, यहाँ आते हैं जॉब लेने के लिए कि हम यहाँ जाएंगे, पढ़ेंगे, जॉब लेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद जॉब का लक्ष्य है जिसको हटा देते हैं। लोग सीधा दम दिमाग पर अटैक करते हैं कि हम भी ऐसे ही मास्टर बनेंगे, और लोग टीचर बनने के बारे में सोच लेते हैं। तो ये चीज़ होता है। लेकिन ये तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ना हम आपको डेंगा सकते हैं, ना इतना कुछ कर सकते हैं, ना हुर सकते हैं। तो आपका अपने आप पे कमांड रखना है, अपने घर पर मेहनत करना है ताकि आप सक्सेस हो सकें, रिजल्ट दे सकें। बाकी बात रहा डीप का, तो पहले भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं, और ये सर्वव्यापी सत्य भी रहेगा। ऑनलाइन जो भी आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे, किसी भी टीचर से कंपेयर करेंगे तो क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा, लेवल उससे स्टैंडर्ड रहेगा, उसमें आप किसी से भी कंपेयर करिए, इसमें कोई शक नहीं होने देंगे। लेकिन हमारा चीज़ को हमारा केवल ऑफलाइन से आप कंपेयर नहीं करिएगा, ये चीज़ का गारंटी रहेगा। चलिए तो अभी फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं, ज़रा ध्यान देंगे। आंसर इसका देना था, ये आपका क्वेश्चन है। कह रहा है दसम वर्ग के सेक्शन बी में, दसम वर्ग के सेक्शन बी, ये है आपका सेक्शन बी, ये है सेक्शन ए। ये दसम वर्ग ही है जिसमें टोटल 90 छात्र हैं, सेक्शन ए और बी मिलाकर। ए में आपका 40 छात्र हैं, बी में 50 छात्र। दसम वर्ग के सेक्शन बी में अंग्रेजी पढ़ने वाले कुल कितने छात्र हैं? ये अंग्रेजी वाला पूरा है, पूरा का पूरा सब अंग्रेजी वाला है।
हम बोले अंग्रेजी की बात कर रहा है तो अंग्रेजी का मतलब किससे है? तो अंग्रेजी का मतलब इससे है। ये है पूरा अंग्रेजी वाला, ये पूरा सर्किल है अंग्रेजी वाला, ये टोटल। इसमें टोटल आपको बताना है। कह रहा है कि 10वीं वर्ग में सेक्शन बी में अंग्रेजी पढ़ने वाले कुल कितने छात्र हैं? तो 16 + 10, यानी 16 + 10 जब आप करेंगे तो 16 × 10 = 26, तो आपका आंसर हो जाएगा 26। ये रहा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है 10वीं वर्ग में कुल कितने ऐसे छात्र हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं? 10वीं वर्ग में कुल कितने ऐसे छात्र हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं? सेक्शन ए और सेक्शन बी की बात नहीं किया, यानी टोटल की बात किया है। तो हम बोले सेक्शन ए में आपका ये रहा 12, और बोलिएगा सेक्शन बी में आपका ये रहा टोटल 10, तो 12 + 10 यानी 22, तो आपका आंसर हो जाएगा ये रहा 22। ये आपका है टोटल 22। चलिए आगे, 10वीं वर्ग में केवल हिंदी पढ़ने वाले कुल कितने छात्र हैं? केवल हिंदी पढ़ने वाले कितने छात्र हैं? तो 10वीं वर्ग में केवल हिंदी 12 + 24, ये किसी सेक्शन की बात नहीं किया था, टोटल केवल हिंदी पढ़ने वाला, तो 24 + 12 यानी आपका आंसर होगा 36। ये रहा। आगे कह रहा है सेक्शन बी में एक भाषा पढ़ने वाले कितने छात्र हैं? सेक्शन बी में केवल एक भाषा पढ़ने वाला, सेक्शन बी में एक भाषा पढ़ने वाले कितने छात्र हैं? सेक्शन बी की जब हम बात कर लिए और वो भी एक भाषा पढ़ने वाला, तो ये 24 छात्र हैं जो केवल एक भाषा पढ़ता, वो भाषा कौन है? हिंदी। ये देखिए आपका ये लोग ना केवल एक ही भाषा पढ़ रहे हैं, और वो भाषा कौन है? तो आपका जवाब होगा अंग्रेजी। तो यहाँ हिंदी या अंग्रेजी नहीं कहा था, सेक्शन बी में एक भाषा पढ़ने वाले कितने छात्र हैं? तो हम बोले 24 + 16, तो 16 × 4 = 20 और 20 = 40, तो आपका आंसर होगा 40। आगे अगला प्रश्न में कह रहा है 10वीं वर्ग में कम से कम एक भाषा पढ़ने वाले कितने छात्र हैं? कम से कम एक भाषा पढ़ने वाला, यानी ना पढ़ने वाला शामिल नहीं है, और दोनों भाषा भी पढ़ने वाला शामिल होगा। कम से कम एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। हम बोले कि आप फॉर्म भर रहे हैं तो कम से कम आपके पास मैट्रिक का डिग्री होना चाहिए, यानी उसके नीचे नहीं, 9वां नहीं, 8वां नहीं, 7वां नहीं, ये नहीं, कम से कम मैट्रिक, यानी मैट्रिक का चाहिए, और ऊपर का कोई रोक टोक नहीं है। अगर इंटरमीडिएट पास है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वही ग्रुप डी वाला। हम बोले कि आप मैट्रिक, कम से कम मैट्रिक होना चाहिए, तो हमें 9th 8th और 10th 7th ये सब से कोई लेना देना नहीं है, मैट्रिक पास है, कम से कम मैट्रिक चाहिए। लेकिन कम से कम कहा, ज़्यादा से ज़्यादा के बारे में नहीं। तो हम बोले मैट्रिक के अलावा अगर इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, तो भी आप उसको कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10वीं वर्ग में कम से कम एक भाषा पढ़ने वाले कितने छात्र हैं? तो हम बोले कि एक भी भाषा, कम से कम एक भाषा पढ़ने वाला कितने छात्र हैं? तो कम से कम एक भाषा का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा में कोई रोक ठोक नहीं है, यानी दोनों भाषा जानते हैं तो और भी सुपर है, और भी बढ़िया बात है। तो इसमें तो आपको नीचे तो कोई है नहीं, 0 ये था, यानी टोटल छात्र है जो कम से कम एक भाषा जानता है, उससे अधिक भी जानता है, तो आपका सीधा जवाब होगा 90। टोटल मतलब ये टोटल 10वां क्लास में जो पढ़ रहा है, यानी हो जाएगा 90। इस तरह से आप आंसर दे सके। चलिए इसके बाद चलिए एक हिस्सा और सुनाते हैं, आज किस्से का सिलसिला जारी रहे। एक आदमी था जो शिकार करने के लिए घोड़ा पर सवार होकर जंगल की ओर चल दिया। जाते जाते बहुत दूर निकल गया, लेकिन उसको शिकार करने लायक कुछ मिला ही नहीं। फिर जाते जाते बहुत दूर गया तो हाथी का एक बच्चा मिला। हुआ क्या कि हाथी सब झुंड में चलता, लेकिन एक छोटा सा बच्चा था, वो पीछे रह गया होगा, और हाथी आगे बढ़ते चल गया होगा, बच्चा पिछड़ गया, वो पीछे ही रह गया। तो वो झुंड से बिछड़ गया और वो पीछे रह गया, और हाथी लोग आगे चल गया। और ये शिकार करने के लिए जब जा रहा था तो वो हाथी का बच्चा दिखाई दिया। तो बच्चा किसी का भी हो, जानवर हो या आदमी हो, चाहे जो भी हो, बच्चा होता है हमेशा प्यारा। बच्चा जब भी होता है तो वो बहुत ही प्यारा होता है, जिसके वजह से वो गया था शिकार करने। लेकिन कोई बच्चा का शिकार करता है?
वो प्यारा होता है, इसलिए उसको प्यार से पकड़ लिया, पकड़ करके उसको अपने घर पर ले आया। घर पर ले आया, हाथी का बच्चा था, छोटा था, लेकिन था तो हाथी का ही बच्चा ना। तो हाथी का बच्चा है तो हाथी ताकतवर होता है। अब बच्चा है तो ऐसा थोड़ा है कि बकरी जैसा उसका ताकत रहेगा। अरे हाथी है तो हाथी जैसा ताकत रहेगा, बच्चा हो या बड़ा हो। बड़ा है तो और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, छोटा भी है तो हाथी का बच्चा ताकतवर ही होगा। तो हुआ क्या कि घर में लाया, तो ये सोचकर थोड़े गया था कि हम हाथी का बच्चा लाने जा रहे हैं। तो वो गया था, लेके चले आया अचानक। तो सोचा अब इसको बांध के रखेंगे कैसे, बांध के नहीं रखेंगे तो ये तो भाग जाएगा। तो वो सोचा कि चलो घर में जो गाय भैंस था उसी का सिक्कड़ खोल लिया और हाथी का बच्चा को बांध दिया। हाथी को गला में यहाँ नहीं बांधा जाता, उसका पैर बांधा जाता है। जैसे भैंस को गला में यहाँ सिक्कड़ लगाते हैं, अगर हाथी को गला में सिक्कड़ लगाएंगे तो 4, 5, 8, 10 को भी सिक्कड़ लगाएंगे तो एक झटके में तोड़ देगा। तो गला में नहीं लगाया जाता है, उसको पैर में लगाया जाता है सिक्कड़, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, जिसके वजह से उसको पैर में सिक्कड़ से बांध दिया। कौन सा सिक्कड़ से? उस सिक्कड़ से जिससे कि वो जानवर को बांधा करता था, वही खुट्टा में, जिस खुट्टा में उस गाय भैंस को बांधा करता था। तो समझ ही सकते हैं कि खुट्टा कितना मजबूत होगा। लेकिन वो बच्चा था हाथी का, तो बच्चा है तो जाहिर सी बात है कि वो भैंसिया तो बड़ा था, वो गाय बड़े थे, जिसके वजह से उतना ताकतवर तो अभी खैर नहीं होगा। तो उस बच्चे को वहां पर बांध दिया। वहीं पर बांधते बांधते उसी सिक्कड़ में, उसी खुट्टा में वो पलते पलते वो बहुत बड़ा हो गया। आज वो हाथी बहुत बड़ा है, लेकिन उस समय, जिस समय उसको बांधा गया था, तो जो आज़ाद रहेगा उसको पैर में बेड़ी लगा दीजिएगा तो जरूर उकरून बढ़ेगा। उकरून का मतलब समझ रहे हैं, खुजली टाइप का होगा, मतलब वो गुदगुदाहट होगा, जिसके वजह से वो बच्चा पूरा पैर को झाड़ता था। लेकिन छोटा बच्चा था, वो सिक्कड़ में बंधा हुआ था, भैंस वाला सिक्कड़ में बंधा हुआ था, टूट नहीं पाया। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन उसको प्रयास किया तोड़ने का, लेकिन उससे नहीं टूटा। तो उसका दिमाग में बैठ गया कि ये सिक्कड़ नहीं टूटेगा, ये खुट्टा नहीं कबड़ेगा। फिर वहीं पर पलते पलते वो हाथी इतना बड़ा हो गया, अभी भी वही वाला सिक्कड़ में, वहीं पर वो बंधा रहता है और वही वाला खुट्टा में बंधा रहता है। उसका दिमाग में बैठ गया था कि अब ये सिक्कड़ हमसे टूटने वाला नहीं है। जबकि आज इतना बड़ा हो गया, इतना ताकतवर हो गया है कि वैसा वैसा अगर 20 को भी सिक्कड़ रहेगा बंधा हुआ तो एक झटका मारेगा तो खुदरे खुदरे हो जाएगा, वो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। लेकिन वो प्रयास नहीं कर रहा, क्योंकि उसका दिमाग में बैठ गया कि ये तो हमसे होगा ही नहीं, वो टूटवे नहीं करेगा। उसी तरह से आप लोग भी हैं, बचपन में मैथ नहीं पढ़ते होंगे, मन नहीं उस पर लगाते होंगे, तो सोचते होंगे हम तो मैथ में एकदम कमकोड़ियां हैं, एकदम ही बेकार हैं, हमको तो कुछ अकल ही नहीं है, तो हम मैथ कभी सीखवे नहीं करेंगे, ये माइंड में बैठा लिए होंगे। तो अब जिसका माइंड में ही बैठ गया है कि हम मैथ जिंदगी में कभी सीख ही नहीं सकते, उसका तो बात ही अलग है। लेकिन जो स्टूडेंट दिमाग से निकाल देंगे कि हम मैथ सीखने का प्रयास कर रहे हैं और सीख जाएंगे, तो हम दावा करते हैं कि ऐसे आप में से कोई भी स्टूडेंट नहीं होंगे जिसको कि हम पढ़ा रहे हैं और वो सीख ना जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हम दावा करते हैं कि जो स्टूडेंट हमसे नहीं सीख पाया वो किसी और से किसी भी हालात में नहीं सीख सकता है। पूछिए आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसका एक रीजन है, जैसा कि आपको शुरू में ही बताए कि कभी हम आज तक पढ़ाई किए ही नहीं, हमारे पास कुछ ज्ञान था ही नहीं, इसलिए हम खाटी मेथड का निर्माण किए, जिसके वजह से वो इतने अच्छे से सीक्वेंस में किया हुआ है कि कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी सीख सकता है, और तेज स्टूडेंट की तो बात ही साधारण सा है। तो जो स्टूडेंट ठान लेगा वो बिल्कुल ही सीख जाएगा। और ये मैथ का मेथड इतना आसान है कि जो 0 बटा सन्नाटा पृथ्वी गोल है, लड्डू है, एकदम 0 है, वो भी बेहतर ही नहीं, बहुत बेहतर कर सकता है। तो हमारे यहाँ ठीक है कि हम 0 से शुरू करते हैं, लेकिन उस सीमा पर ले जाते हैं जहां कभी कोई कल्पना भी नहीं करता है कि इतना भी पढ़ाया जाता और ऐसे भी होता है, वहां तक ले जाते हैं जो कि आपको कभी फील भी नहीं होगा कि हम यहां तक पहुंच गए, जो कि सीमा से हम आगे पहुंचा देते हैं। अगर आप तालाब में तैरना चाहते हैं तो हम नदी में फेंक देते हैं, अगर नदी में तैरना चाहते हैं तो एक ही बार समुंदर में फेंक देते हैं, और वहां पर भी आप तैर लेते हैं, जो कि आपको पता नहीं चलता। बाद में बोले कि ये समुद्र, अच्छा समंदर में थे, ये आप सोच लेते हैं। तो ये स्थिति होता है कि 0 लेवल से शुरू करते हैं, लेकिन उस सीमा तक ले जाते हैं जहां पर उस सीमा के बाद कुछ रहता ही नहीं है।
लेकिन ऐसा वही लोग कर सकते हैं जिसको भरोसा है कि वहां पढ़ेंगे तो सीख सकेंगे, और हम कमजोर हैं लेकिन सीखने का इच्छा रखते हैं तो उसको कोई नहीं रोक सकता, निश्चित तौर पर सीखेंगे। ऐसे ही एक स्टूडेंट आए थे हमारे यहाँ पढ़ने के लिए जो भिन्न का जोड़ तक नहीं जानते थे। अब सोचिए कि वो कैसा स्टूडेंट होंगे जो कि पहला दूसरा क्लास में सिखाया जाता, भिन्न का जोड़ नहीं जानते थे। आज वो 500-600 लड़का लॉकडाउन का पहले किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट टाउन में जाके पढ़ा रहे थे, बीच बीच में मिलने के लिए भी आते हैं। तो वैसे लोग जो कि इतने कमजोर स्टूडेंट हैं आज मास्टर बन के बैठे हुए हैं और वहां का सबसे टॉप सेंटर है और सबसे ज्यादा संख्या में पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे ढेर सारे नमूना मिलेंगे। लेकिन आप दिमाग से निकाल दीजिए कि हम नहीं कुछ जानते हैं, जो हम बोल रहे हैं वही मैथ का रूल है और उस रूल को फॉलो करिए, निश्चित तौर पर सीखेंगे। और ये आपके लिए फायदे का सा होता है कि बचपन में जो आप मैथ का रूल सीखे थे ना, वो रूल हमारे मेथड में कोई काम का नहीं है। इसलिए आप क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते दिमाग से निकालिए। जो हम बोल रहे हैं पहला दिन से क्लास अच्छे से करिए, उस वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देखिए। जो हम बोल रहे हैं वही मैथ का रूल है और ये रियल में है, आप इसको मानिए। लीक पर वो चलता है जिसका चरण दुर्बल और हारा है। हमें तो हमारी यात्रा से बने अनिर्मित पथ भी प्यारा है। ये रास्ता हम खुद बनाए हैं, इसलिए आप दिमाग से निकालिए और जीरो लेवल से आप पढ़ना शुरू करिए। मैथ का रूल हम कहीं से लाते नहीं है, खुद उसको पैदा करते हैं। इसलिए आप कोशिश करिए और दिल लगा के सीखने का प्रयास करिए। मैथ आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट होगा, लेकिन आप कोशिश तो करिए। कोई अगर कहेगा कि हम 5 तरह से मैथ बनाते हैं तो आप आशा करेंगे कि उसमें 2 को तो एक्स्ट्रा मेथड जरूर जोड़ देंगे। तो उसके लिए आप फुल गारंटी के साथ पढ़िए और दिल लगा के पढ़िए, लेकिन होमवर्क करिए। ऑनलाइन में केवल बोल सकते हैं और उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन ऑफलाइन रहते तो आपका घुट्टी का कटोरी अभी बाहर चल गया होता। चलिए, इसके बाद आप 11 से लेकर 17 तक पूछे थे, यानी ये भी इसमें शामिल है पूछने वाला में, जो कि पिछले क्लास में इस क्वेश्चन को बता दिए थे, इसलिए दोबारा नहीं बता सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न जल्दी से 18 से 19 बन गया है तो ठीक है, नहीं बना है तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी से कमेंट में लिखिए, अगर बन गया है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझा रहे हैं। जल्दी से इसमें 11 के बाद जल्दी से कमेंट में लिखेंगे 18 नंबर। ये है 18 से 19, इसको सॉल्व कर रहे हैं, जरा ध्यान देंगे। हाँ, ये सब इसके पहले वाला क्वेश्चन को हम मानते हैं, ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था आपके लिए सोचना, और ये भी क्वेश्चन शायद आपके लिए सोचने के लिए, हालांकि ये वैसा नहीं था, ये बनना चाहिए था। आप प्रयास जारी रखेंगे, निश्चित तौर पर सीखेंगे। करा 60 विद्यार्थियों के एक वर्ग को 3 विषय मनोविज्ञान, समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। 3 कैरेक्टर का है, तो आप जल्दी से 3 सर्किल बनाएंगे, जिसमें ये वाला भाग तीनों में कॉमन होता है। 3 सर्किल में डायग्राम हमेशा ऐसा ही कुछ बनता है। लेकिन जब साइलोलिज्म पढ़ते होंगे तो ऐसे तो आप लोग साइलोलिज्म पढ़ते होंगे तो वेन डायग्राम से ही पढ़ते हैं, तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन साइलोलिज्म वेन डायग्राम से नहीं बल्कि एनालिटिकल अप्रोच से पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब 4 स्टेटमेंट 4 कंक्लूजन या उससे भी ज़्यादा चला जाएगा तो वेन डायग्राम कभी भी डायग्राम से पॉसिबल नहीं है स्पीड में बनाना। उसके लिए एनालिटिकल अप्रोच से बनाएंगे तो बिना पेन चलाए बनता है। खैर उससे हमको मतलब नहीं, मतलब तो इससे करा 60 विद्यार्थियों की एक वर्ग में, ये टोटल आपका 60 स्टूडेंट है। 60 विद्यार्थियों के एक वर्ग को 3 विषय मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, लाई लिख देते हैं, मनोविज्ञान करा समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र। करा 60 विद्यार्थियों के एक वर्ग को 3 विषय मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। 25% विद्यार्थी केवल समाजशास्त्र, तो टोटल तो 60 है जो निश्चित राशि है। और कहेंगे कि क्या रेशियो से आगे नहीं बढ़ सकते, तो इस प्रश्न में रेशियो से आगे बढ़ना ठीक नहीं है। पूछिए क्यों? इसलिए कि टोटल निश्चित राशि आपका 60 दिया हुआ है और बीच बीच में ये सब के सब आपका निश्चित राशि ही दिया हुआ है।
तो अब यहाँ पर 1-2 रेशियो है, बाकी सब निश्चित है, इसलिए निश्चित राशि के ही रूप में लेकर चलना चाहिए। तो निश्चित राशि के रूप में लेकर चलिएगा तो करा 25% विद्यार्थी केवल समाज शास्त्र, केवल समाज शास्त्र ये है। तो बोलिए 25% का मतलब होता है 1/4, तो इसका 1/4, 4 से 60 कटेगा 15 बार, तो ये आपका हो जाएगा 15, ये आपका हो जाएगा 15। आगे कह रहा है 1/3 विद्यार्थी केवल मनोविज्ञान, कह रहा है 1/3 विद्यार्थी केवल मनोविज्ञान, तो इसका 1/3 का मतलब होता है 20, जो केवल मनोविज्ञान है। आगे कह रहा है 1/6 विद्यार्थी केवल अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, 1/6, तो इसका 1/6 का मतलब होगा 10, ये केवल अर्थशास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। ये रहा। आगे कह रहा है 5 विद्यार्थी केवल मनोविज्ञान और समाज शास्त्र, कह रहा है 5 विद्यार्थी केवल मनोविज्ञान और समाज शास्त्र। अब कहेंगे कि सर यहाँ पर तो ना केवल लग गया, इसका मतलब क्या है? तो प्यारे यहाँ पर आप समझिए, कह रहा 5 विद्यार्थी केवल मनोविज्ञान और समाज शास्त्र। तो ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ केवल मनोविज्ञान और समाज शास्त्र लग गया, मनोविज्ञान यहाँ समाज शास्त्र यहाँ, तो केवल मनोविज्ञान और समाज शास्त्र कहेगा तो ये इतना ही आपका होगा, ये वाला भाग। ये बाहर कलर इसलिए रखे हैं ना कि वहाँ टच करते हैं तो पूरा मिट जाता है, अंदर टच करने में दिक्कत होता है। तो हम बोले केवल मनोविज्ञान और समाज शास्त्र, तो ये अगर कहा जाता मनोविज्ञान और समाज शास्त्र, तो मनोविज्ञान और समाज शास्त्र अगर कहा जाता तो मनोविज्ञान और समाज शास्त्र का मतलब यहाँ से लेके ये पूरा, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र का मतलब ये पूरा, जिसमें ये मनोविज्ञान और समाज शास्त्र दोनों है, लेकिन केवल लग गया तो केवल मनोविज्ञान समाज शास्त्र का मतलब ये तीसरा चीज यानी अर्थशास्त्र नहीं होना चाहिए। हम बोले मनोविज्ञान और समाज शास्त्र कहता तो ये पूरा होता, ये पूरा, लेकिन केवल मनोविज्ञान और समाज शास्त्र यहाँ से यहाँ तक ये वाला आपका नहीं होगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका केवल लग गया। अब चलिए जलिए आ जाइए। तो कह रहा है 5 विद्यार्थी केवल मनोविज्ञान और समाज शास्त्र, इतना में आएगा 5, अगर केवल नहीं लगा रहता तो ये पूरा में आता। आगे कह रहा है मनोविज्ञान 5 विद्यार्थी मनोविज्ञान और समाज शास्त्र, 4 विद्यार्थी, कह रहा 4 विद्यार्थी केवल समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र, केवल समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र, अगर केवल नहीं लगा रहता तो ये पूरा, लेकिन केवल लग गया तो इतना ही। तो कह रहा 4 विद्यार्थी केवल समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र, यानी 4 को यहाँ रख देंगे और चलिए सब मिटा दें। कह रहा और 3 विद्यार्थी केवल मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र, केवल मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र का मतलब ये, अगर मनोविज्ञान अर्थशास्त्र कहा होता तो ये पूरा, लेकिन केवल लग गया तो ये हो जाएगा। 3 विद्यार्थी केवल मनोविज्ञान और अर्थशास्त्र, ये रहा। आगे कह रहा है तो 3 विद्यार्थी सभी 3 विषय पढ़ते हैं। अब ये हो गया सेटिंग, कहीं कुछ नहीं था, लेकिन यही केवल लग गया था। आप यहीं पे परेशान हो गए होंगे। अगर आपका ऑफलाइन रहता तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत घुमा घुमा के बहुत ज़्यादा, जो कि एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन ज्ञान होना चाहिए ताकि कुछ भी प्रश्न घुमाए। नॉलेज होने से यही तो फायदा होता है कि कितनों भी घुमा कर पूछेगा तो आप उसको घुमा देंगे, जैसे वो घुमाएगा उसका उल्टा आप घुमा देंगे उसको। तो पावरफुल होना, पावरफुल होने के लिए ज़्यादा दूर तक अभ्यास करना है, ये होता है। चलिए, तो ये सब एग्जाम में रहता नहीं है, डरना नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता दिए, कभी कलाल बैंक पीओ में आपका रहेगा, आप आंसर दे सकते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन है, आंसर देते हैं। करा कुल कितने विद्यार्थी समाज शास्त्र और मनोविज्ञान दोनों विषय पढ़ते हैं? यहाँ पर लिख दिया कुल कितने विद्यार्थी समाज शास्त्र और मनोविज्ञान दोनों पढ़ते हैं। तो समाज शास्त्र और मनोविज्ञान, तो समाज शास्त्र और मनोविज्ञान यहाँ से यहाँ तक ये दोनों पढ़ने वाले हैं। अगर केवल लग जाता तो यहाँ पर केवल मनोविज्ञान समाज शास्त्र तो 5, लेकिन मनोविज्ञान समाज शास्त्र, तो इस सर्किल को आप कहिएगा ये जो है वो, इसको आपको नहीं देखना है। हम बोले कि यहाँ पर मेंशन किया कुल कितने विद्यार्थी समाज शास्त्र और मनोविज्ञान दोनों पढ़ते हैं, तो आप वो भाग बताइए जो आपका किस सर्किल में कॉमन होना चाहिए। तो समाज शास्त्र और मनोविज्ञान में कॉमन होना चाहिए, समाज शास्त्र और मनोविज्ञान में कॉमन होना चाहिए। तो समाज शास्त्र और मनोविज्ञान में कॉमन सर्किल, तो ये आपका पूरा का पूरा समाज शास्त्र और मनोविज्ञान में ये कॉमन है।
इसलिए आपका 5 प्लस 3 8। केवल समाज शास्त्र मनोविज्ञान तो 5। अगर कहा था तीनों विषय तो 3। ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए, कितने विद्यार्थी अर्थशास्त्र पढ़ते हैं? तो अर्थशास्त्र पढ़ने वाला विद्यार्थी यानी अर्थशास्त्र में पूरा सर्किल, ये आपका पूरा अर्थशास्त्र है। कितने विद्यार्थी अर्थशास्त्र? तो ये आपका रहा पूरा का पूरा सर्किल है अर्थशास्त्र। इसमें सारा जोड़ जाड़ के बताइए। तो बोलिए 3 3 6 4 10 और 10 20। तो आपका आंसर 20 नहीं है, तो ये हो गया आपका नन ऑफ दीज। इस तरह से आप आंसर दे सके और कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए, ये आपका खत्म हो गया, ये टॉपिक खत्म। टाइम बचा हुआ है, लीजिए, टाइम खत्म हो गया। टाइम हो गया ख़त्म। एक और किस्सा सुनाना चाह रहे थे, लेकिन आज ज़्यादा किस्सा हो जाएगा तो फिर आपका ज़्यादा कहीं कहेंगे कि आज हमको बेइज्जती करने पर उतरे हुए हैं। ये तो बेइज्जती ये है, क्लासरूम में रहते तो बेइज्जती के साथ साथ ऊपर से भी प्रहार होता, तब समझ में आता कि पढ़ाई होता क्या है। चलिए, आज भर छोड़ देते हैं। अगले क्लास में हम लोग ये सीखेंगे जो कि सदाबहार वैरायटी है। सदाबहार ही नहीं, ये क्या हो गया? सदाबहार ही नहीं, बहारों का बहार वैरायटी है जो एग्ज़ाम में हमेशा रहता है। तो अगले क्लास में हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे जो सभी एग्ज़ाम में रहता है। चलिए, आज भर इतना ही। चलिए, तो शुरू हो जाइए। जो लोग अपडेट नहीं किए थे, कल क्लास हुआ था, बिल्कुल हुआ था। तो जो लोग ऐप अपडेट नहीं किए हैं ना, वो सभी लोग अपडेट कर लीजिए। और सर्वर केवल चेंज हुआ और उसमें आपका अपडेट में कुछ आएगा नहीं, आप ढूंढिएगा कि कुछ इसमें नहीं दिख रहा है। क्या हुआ? तो आप लोग अभी उसमें ढूंढिएगा नहीं कि क्या चेंज हुआ है। पहले सर्वर चेंज हो रहा है, उसके बाद फिर आपका वो भी हो जाएगा। चलिए, ठीक है। तो पिछले दिन आप वेन डायग्राम सीख रहे थे, वेन डायग्राम, जो कि ख़त्म हो गया था, सारा क्वेश्चन हो गया था। आज हम लोग सीखेंगे, ये बहुत छोटा सा चीज़ है लेकिन खूब पूछता है। जब 2 या 2 से अधिक राशियां गुना के रूप में हो। अभी आपको इस हेडिंग से कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन क्वेश्चन जब बनाने लगेंगे, समझाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो जब 2 या 2 से अधिक राशियां गुना के रूप में हो, ये स्पेशल कंडीशन है, सेक्शन के। अब इसमें आप जल्दी से बनाएंगे तो कहेंगे कि सर ये तो हम सब जानते हैं, बना ही देंगे। लेकिन प्यारे, यहाँ भी कुछ चीज़ों को सीखना है, जो आप मिस कर जाएंगे आपका आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए ज़रा कुछ सीखते हैं। करा एक्स में एक्स 22 से 20% अधिक है। करा एक्स 22 से 20% अधिक है। एक्स के बारे में कह रहा है कि यह 22 से 20% अधिक है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है और इससे 20% अधिक। तो अब ये नहीं बोलिएगा कि 100 का 20% हम निकालेंगे, तो परसेंट हटाए बट्टा 100, तो 100 से 100 कट गया, तो 20 अधिक। तब पहले से 100 था, 20 अधिक कर दिए तो हो गया 120। इतना नहीं जोर लगाना है, सीधे कह रहा है एक्स 22 से 20% अधिक है। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। आप भी है, चाहे जैसे भी हैं, अपने आप में आप 100% है। अगर कोई ये सर्किल है तो परसेंट के नज़रिए से देखेंगे तो ये पूरा है, यानी अपने आप में 100% है। अगर इसको फ्रैक्शन के नज़रिए से देखेंगे तो ये पूरा है, इसका मतलब अपने आप में 1 है। अगर डिग्री के नज़रिए से देखेंगे तो पूरा एक चक्कर का मतलब ये 360 डिग्री है। तो हम बोले परसेंट के नज़रिए से देखेंगे तो पूरा का मतलब 100%, भिन्न के नज़रिए से पूरा का मतलब 1, डिग्री के नज़रिए से पूरा का मतलब 360 डिग्री, ये सब बराबर होता है।
लेकिन अभी फिलहाल इससे आपको मतलब नहीं है, जब DI पढ़ेंगे तो उसका जरूरत है। अब जरा ध्यान देंगे, कह रहा है x 22 से 20% अधिक है। x के बारे में कह रहा है 22 से 20% अधिक है। तो प्यारे, जब आप प्रतिशत पढ़ना शुरू किए थे तो आपको हम बताए थे कि प्रतिशत में कुछ भी मानना हो तो उसको 100 मानकर बढ़ा जाता है। परंतु क्यों? तो आपको बताए थे कि अगर 1 से अधिक प्रतिशत भी रहेगा तो प्रतिशत सिंबल को जब हटाइएगा तो बट्टा में 100 आता है। तो 1 से अधिक जगह पर अगर प्रतिशत 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 लिखा हुआ रहेगा तो प्रतिशत सिंबल को जब हटाइएगा तो बट्टा में सभी जगह 100 आएगा। और 100 100 100 का एलसीएम लेते हैं तो हमेशा 100 ही आएगा। इसलिए बोले थे कि जब भी प्रतिशत के रूप में रहे तो 100 मानकर बढ़ना चाहिए। और बोले थे जब एक ही को अगर भिन्न दिया हुआ रहेगा तो जिस राशि में का अथवा से लग जाता है उसे 100 मानकर अनुपात प्रकट करेंगे। जिसके साथ का या से लग जाए सीधा उसको 100 मान लेते हैं। फिर माने गए 100 के अनुसार दिए गए राशियों के मध्य अनुपात प्रकट कर लेते हैं। तो हम बोले कि यहाँ x 22 से 20% अधिक है, परसेंट हटाएंगे बट्टा 100। अब बच्चे की तरह ऐसे नहीं लिखिएगा कि 22 में से लगा हुआ है, राशि के बगल में जो से है 22 के साथ है ना कि x के साथ। तो आप बोलेंगे कि सर 22 हो गया 100 और कह रहा है x 22 से 20% अधिक, तो 100 से 20 अधिक यानी ये हो गया 120। तो बोलेंगे 22 है 100 तो x हो गया 120। इतना नहीं करते रहना है, सीधा बोलना है x 22 से 20% अधिक है, 22 के साथ से लग गया तो सीधा 22 को मानेंगे 100। अब 20% अधिक तो 100 का 20% 20 निकालेंगे तो 20 जोड़ेंगे तो 120। अब बच्चे की तरह ऐसे भी नहीं बोलिएगा, सीधा इसको हम 100 मान लिए, उससे 20% अधिक यानी हो गया 120। था 100, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, उसमें अगर 20% की वृद्धि कर देंगे तो वो अपने आप में 120% हो जाएगा। तो 100 का 120% 120। अब कह रहा है अगर x का मान 450 है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है, x का मान 450 है तो बाई x से कितना परसेंट कम है? लिखा हुआ है बाई x से कितना प्रतिशत कम है। तो प्यारे आपको सिखाए थे कि जब कभी भी प्रतिशत के रूप में पूछा जाए, गुना के रूप में पूछा जाए, रेशियो के रूप में पूछा जाए तो सब के सब रेशियो ही तो है। और जब रेशियो के रूप में पूछेगा तो प्रश्न में अगर निश्चित राशि दिया हुआ भी रहेगा तो उस निश्चित राशि से आपको कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट रेशियो से ही मान पुट करके निकाल लीजिएगा। तो आप बोलिए यहाँ पर कह रहा है x 22 से 20% अधिक है तो ये तो रेशियो लिखा गया। अब कह रहा है कि अगर x का मान 450 है तो बाई x से कितना परसेंट कम है? तो यहाँ प्रतिशत के रूप में पूछ रहा है, इसलिए प्रतिशत का मतलब रेशियो पूछ रहा है, तो निश्चित राशि से हमें कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ पर कह रहा है कि बाई x से कितना परसेंट कम है, x से कितना परसेंट कम है, तो जिससे कंपेयर किया जाता है उसको बट्टा के नीचे लिख देते हैं, या जिसके साथ का अथवा से लगा रहता है उसको हमेशा नीचे लिख देते हैं, और जिसके बारे में पूछेगा उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं, यानी जिसको डोनेट करेगा उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं। तो कह रहा है बाई x से कितना परसेंट कम है, x में से लगा हुआ है, x से कंपेयर हो रहा है, तो जिससे भी कंपेयर किया जाता है उसको नीचे, जिसमें भी से लग जाए या का लग जाए उसको हमेशा नीचे, जिसके बारे में पूछा जाए उसको हमेशा ऊपर। तो कह रहा बाई x से कितना परसेंट कम है, बाई का प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, ये नहीं कह रहा है कि बाई x का कितना परसेंट है, कह रहा है कि बाई है जो x से कितना परसेंट कम है। तो देखेंगे इससे यह कम कितना है, तो बोलिएगा कि 120 है और ये 100 है, तो इससे ये 20 कम है, तो जो कम है उसको ऊपर। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से, जो भी आप में से ट्रेंड है तो प्यारे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से आप ना भी गुना करिएगा तो यहाँ फ्रैक्शन से ही डायरेक्ट आप तीसरे नेत्र से परसेंट के रूप में बोल सकते हैं, इसलिए यहीं पे डायरेक्ट हो जाना चाहिए। 20 6 का 20 से 1/6, 1/6 का मतलब डायरेक्ट दिखाई दे रहा होगा 16.2/3।
जिनका ज़्यादा कमज़ोर है, जो ज़्यादा दिक्कत है, तो 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 50/3 का मतलब 3 से 50 में भाग लगाएंगे, 16 48 और 2 50। बच्चे की तरह ये करते नहीं रहेंगे, बच्चे के चच्चे की तरह, क्योंकि आप सीख चुके हैं। तो आप जल्दी से यहीं पे काम चलाना। 20 छक 20 से 1/6 का मतलब सीधा 16.2/3। लेकिन केवल इतना ही बात नहीं है, अभी हम केवल क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। थोड़ा और भी इस पे जोर लगाते हैं, हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत गड़बड़ाने वाला चीज़ है। और ये ऐसा चीज़ है ना कि है बहुत इजी चीज़, जिसके वजह से स्टूडेंट तो कन्फ्यूजन में तो छोड़िए, टीचर भी कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपका इसी को घुमा करके पूछेगा ना कि उसको 7 बार पढ़ेंगे तब भी नहीं पता चलेगा कि ये क्या कह रहा है भाई। तो ये थोड़ा सा घुमावदार है, इसलिए इसको एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से समझना है, क्योंकि है बहुत छोटा लेकिन बड़ा लाजवाब है और खूब पूछता भी है। तो चलिए फिलहाल एक बार फिर से बोलते हैं, x 22 से 20% अधिक है। x के बारे में कह रहा है कि 22 से 20% अधिक है। x 22 से 20% अधिक। प्यारे 20% को आप तीसरे नेत्र से देखेंगे तो आप पढ़ेंगे 1/5। तब बोलिए 22 है 5 और x उससे 1 अधिक यानी 6। तो हम बोले 22 है 5 तो x होगा 6। अब कह रहा है x का मान है 450, तो कह रहा 22x से कितना परसेंट कम है, x से कंपेयर हो रहा है, x को नीचे कमी को ऊपर, तो परसेंट में बदलना है तो 100 से। लेकिन ये प्रोसेस नहीं डालिएगा, यहीं से रफा दफा बोल दीजिएगा कि 1/6 का मतलब डायरेक्ट 16.2/3%, इस तरह से। अब ये बात को प्यारे हम हर बार बोलते नहीं रहेंगे कि 100 से गुना मत करिए, डायरेक्ट फरिया लीजिए। अब आपको अपने तीसरा नेत्र से फरियाना, एक ही शब्द को बार बार अब यूज नहीं करेंगे, सीधा कह रहा है कि x से y कितना परसेंट कम है, तो x को नीचे कम को ऊपर 1/6, तीसरा नेत्र से देखिए 16.2/3%। हड़बड़ाएंगे बिल्कुल नहीं, धीरे धीरे वहां पर पहुंच रहे हैं जहां पर हमें जरूरत है। कह रहा है किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाता है, डिजिट वही है, अब भाषा केवल यहां पर चेंज हुआ, तो धीरे धीरे हम आपको चेंज करते करते वहां पर ले जाएंगे जहां पर कि गलती होने लगता है। तो अब वही क्वेश्चन ये भी है, डिजिट भी वही है, लेकिन समझने के लिए हम भाषा वही, क्वेश्चन का डिजिट वही डाले हैं, केवल भाषा भी चेंज हुआ है। करा किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए, तो पहले कोई भी चीज़ अपने आप में 100 था, 20% बढ़ा दिए तो 120 हो गया। अब कह रहा है मूल्य संख्या पुनः प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत से कम करना चाहिए। तो बोलिए बढ़ी हुई संख्या को कितना परसेंट कम करें कि पहले जितना हो जाए, तो 120 को रखेंगे नीचे, जितना कम करेंगे तो इतना होगा, इसी को रखिएगा ऊपर। तो 120 से कितना कम करें कि 100 हो जाए, तो बोलिएगा कि सर 20। अब 20 छक्का 20 से यानी 1/6 का मतलब 16.2/3%। अब आप कहेंगे कि सर आप यहाँ पर तो पहले 20% बढ़ाए थे तो ये हो गया 120, अब इससे इसको कम किए तो यहाँ पर मात्र 16.2/3% कम करने पर इतना कैसे हो गया। आप कहेंगे कि 20% बढ़ाए थे तब हुआ था 120, लेकिन कहिएगा कि यहाँ पर भी तो हम 20% कम करेंगे तभी ना यहाँ पर हम वापस लौटेंगे। आप कहेंगे कि हमारे पॉकेट में आप 20 रुपया डालें तो अब पहले जितना करना है तो 20 ही रुपया निकालेंगे तो पहले जितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कैसे चेंज हो जाता है भाई। आप कहेंगे कि इसको सॉल्व किया, इससे कितना परसेंट कम, तो बोले कि 16.2/3% कम। तो सबसे पहले तो इस लाइन को पहले हम समझा देते हैं, क्योंकि इसमें आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे कन्फ्यूजन उतना बढ़ेगा और दिमाग घुमाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले 20% वृद्धि किया गया, तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। अब इसमें 20% वृद्धि किए तो ये हो गया 120। तो हम बोले मूल्य मान को नीचे, वृद्धि को रखेंगे ऊपर, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से। तो आप कहेंगे कि यहाँ 20% वृद्धि हुआ, ये तो सही है। तो प्यारे यहाँ पर जिससे कंपेयर कर रहे थे ये वाला बेस कुछ और है,
लेकिन इससे ये कितना परसेंट कम करना है, तो हम बोले पहले 20% वृद्धि किए तो 120 हो गया। अब इससे कितना परसेंट की कमी करें कि पहले जितना हो जाए, इससे कंपेयर करना है तो इसको रखे हैं नीचे, जितना कम करना है उसको रखना है ऊपर। तो 120 से 100 पर लाना है यानी 20 की कमी, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से। तो ये इस तरह से हो गया 20 6 का 20 से 2 से 3 और 2 से 50/3 यानी 16.2/3% की कमी। यह हुआ इतना परसेंट की कमी। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इससे वृद्धि किए तो इससे क्या परसेंट वृद्धि हुआ, तो ये मूल्यवान इससे कंपेयर किया जा रहा है तो इसको हम रख दिए नीचे। लेकिन इसमें इससे कंपेयर हो रहा है तो नीचे से वाला जो डिजिट है वो आ गया बड़ा। तो हम बोले ऊपर में सेम चीज, परसेंट में बदलना है सेम चीज, लेकिन इससे प्रतिशत वृद्धि करना था तो बेस आपका ये था, इससे कितना परसेंट वृद्धि, इसको नीचे, वृद्धि को ऊपर, प्रतिशत में बदलना था 100 से। तो प्यारे इससे कंपेयर हो रहा है तो ये जो बेस है वो 100 नीचे आ गया, लेकिन इससे ये कितना परसेंट कम करना है तो इससे कंपेयर हो रहा है तो ये बेस यहाँ पर कंपेयर करने वाला नीचे आ गया, और ऊपर में तो ये तो कमी उतना ही रह गया। तो आप कहेंगे 20 कमी किए, तो हम बोले कि नीचे में दोनों का डिजिट है जो अलग अलग आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि प्रतिशत भी अलग अलग आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपको ये कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि इधर 20% बढ़ाए हैं तो इधर भी 20% घटाएंगे तभी पहले जितना होगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो कंपेयर कर रहे हैं वो बेस है जो चेंज हो गया तो इसका प्रतिशत भी आपका चेंज होकर आ गया है। तो अभी तो ये कन्फ्यूजन की बात हम दूर किए कि यहाँ पर मामला ये था, लेकिन फिलहाल अभी आगे बढ़ रहे हैं। अब ये आपका प्रश्न में लिख रहा है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। करा ए की आय ना बी की आय से 10% अधिक है। अगर इसको 100 मानेंगे तो इससे 10% अधिक तो 110। अब कह रहा है कि मान लीजिए बी की आय ए की आय से x% कम है, बी की आय ए की आय से x% कम है, ऐसा लिखा है। तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि b की आय a की आय से x% कम है। हम लोग के अनुसार कितना कम है भाई, तो इससे ये कितना कम, इससे कंपेयर करना, इसको रखेंगे नीचे, इससे कितना कम करें कि इतना हो जाए तो 10, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना, लेकिन इसको अब नहीं देखना है, इतना ही को देखना है। 1/11 का मतलब होता है प्यारे 9.1/11%। तो हम बोले x% इधर 9.1/11%, तो x का वैल्यू हो गया 9.1/11, 9.1/11। आपको मन में लग रहा होगा कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब धीरे धीरे कन्फ्यूजन की ओर हम आपको ला रहे हैं। अब करा एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है, कोई संख्या 100 है, अब हम बोलेंगे इसमें 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो 100 है या 20% वृद्धि कर दिए तो 100 + 20 यानी 120 यहाँ पर आप लिख रहे थे। करा 20% वृद्धि कर दिया जाए तो 100 से हो गया 120, यही बोलते थे, यानी 100 + 20 120। यहाँ कह रहा है कि एक संख्या को x% बढ़ाया जाता है, तो पहले था 100, अब x% बढ़ाया तो 100 का x% x ही होता है, या तो डायरेक्ट बोलिए कि x% बढ़ाया तो कोई भी चीज़ 100% होता है, x% बढ़ा देंगे तो ये 100 + x हो जाएगा। अब कह रहा है कि वापस मूल्य संख्या लाने के लिए उसे कितना घटाना होगा, यानी इसमें कितना % की कमी कर दें कि पहले जितना हो जाए, तो इससे कंपेयर हो रहा है, इसलिए इसको रखिएगा आप नीचे, जितना कमी करने के बाद इतना हो जाएगा उसको रखना है ऊपर, क्योंकि उसी का प्रतिशत निकालना है। तो इतना को हम कितना घटा दें कि ये पहले जितना हो जाए, इसको कितना घटा दें कि ये पहले जितना हो जाए, तो 100 + x से कितना घटाएं कि 100 हो जाए, तो आप बोलेंगे कि सर इससे मात्र x घटाएंगे तो इतना हो जाएगा, इसमें x घटा देंगे तो 100 ही बच जाएगा। x प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना,
तो अब यहाँ पर वेरिएबल टर्म है और ऑप्शन में इस तरह का चीज़ है, तो यहाँ पर प्रतिशत में बदलना है। वेरिएबल अगर फ्रैक्शन में आपका कोई डिजिट रहता तो सीधा उस फ्रैक्शन का वैल्यू आप डायरेक्ट बता देते कि इतना %, लेकिन ये वेरिएबल है तो x का वैल्यू कितना है ये तो आपको मालूम है ही नहीं, इसलिए प्रतिशत में बदलने के लिए प्यारे यहाँ पर 100 से गुना करना पड़ेगा। तो इस तरह से अब आप बोल सकेंगे कि 100x बट्टा 100 प्लस x%, ये हो गया। तो आपका आंसर बी हो गया। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, लेकिन इस फार्मूला को याद नहीं रखना। कैसे फार्मूला बन गया भाई? तो किसी राशि में पहले अगर 20% बढ़ाया जाए तो उस राशि में कितना % कमी कर दी जाए कि प्रारंभिक राशि प्राप्त हो जाए। तो 20% बढ़ाया गया तो 20 को ऊपर और नीचे 100 प्लस 20 यानी 120, अब 100 से गुना कर दे, ये फार्मूला बन गया। जो कि बचपन के लिए ये ठीक था, लेकिन अब बच्चे की तरह ये फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट ही आप करने के लिए सीख रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। तो प्यारे अभी हम लोग प्रश्न संख्या 4 तक पहुंच गए बिना कन्फ्यूजन का, बिना किसी दुख दर्द का, बिना कोई परेशानी का। लेकिन अब यहां पर हम आपको कन्फ्यूजन में डालने जा रहे हैं और इस टाइप का क्वेश्चन खूब पूछता है। सदाबहार ही नहीं, बहारों का बहार वैरायटी है। तो चलिए अब हम आपको धीरे धीरे कन्फ्यूजन में डालने का प्रयास करेंगे। जल्दी से देखिए, करा चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि कर दी जाए। अभी अभी तुरंत वृद्धि हो रहा है भाई, डीजल का रेट बढ़ा, पेट्रोल का रेट बढ़ा, तो जाहिर सी बात है कि अब ट्रांसपोर्ट से इधर उधर कोई भी चीज़ ले जाया जाएगा तो उस पर खर्चा ज़्यादा पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि चीनी का भी रेट बढ़ेगा। तो अभी बढ़ने का मौका वाला समय आ गया है। कह रहा है चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि कर दी जाए तो एक गृहिणी को उसके खपत में कितने % की कमी कर देना चाहिए। करा एक गृहिणी को उसके खपत में कितने % की कमी कर देनी चाहिए कि चीनी पर होने वाला खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। यानी किसी के घर में ये फिक्स कर दिया गया कि 100 रुपया का चीनी खरीदना है तो हमेशा 100 रुपया का चीनी खरीदना है। अब चाहे जे भी हो जाए, कहिएगा कि सर अगर फ्री में देने लगेगा था तो कोई बात नहीं, फ्री में देगा, फ्री में ले आएगा, पैसा लुटा के चला आएगा, ले जाओ तुमरे हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है वो आपका मामला था, ऐसे ही मजाक कर रहे थे। करा चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि कर दी जाए तो एक गृहिणी को उसके खपत में कितने % की कमी कर देनी चाहिए कि चीनी पर होने वाला खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो प्यारे किसी घर में एकदम फिक्स कर दिया गया है कि 100 रुपया का चीनी खरीदना है, 100 ही रुपया का। अगर रेट बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि 100 रुपया खर्चा करना है, तो रेट बढ़ जाएगा तो वो गृहिणी को उसके खपत में कमी कर देना चाहिए। पूछिए क्यों? क्योंकि अब उस पैसा से कम खरीद पाएगा। तो हम बोले कि चीनी का रेट में वृद्धि हो गया तो उस गृहिणी को खर्च में कम कर देना चाहिए, खपत में कम कर देना चाहिए। अगर सस्ता हो जाता तो खूब खपत करता, चीनी को दिन भर फाँकते रहता। तो मेरा कहने का मतलब है कि क्वेश्चन में करा चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि कर दी जाए तो एक गृहिणी को उसके खपत में कितने % की कमी कर देनी चाहिए कि चीनी पर होने वाला खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो प्यारे आंसर देना बहुत आसान है, लेकिन हम आपको जानबूझ के यहाँ कन्फ्यूजन में डालेंगे क्योंकि लोग यहीं तक पढ़ाते हैं, हमको आगे तक ले जाना रहता है। तो उस तरह का वैरायटी लोग नहीं बताते, वहाँ छोड़ देते हैं, लेकिन हमको वो सारे वैरायटी बताना रहता है, इसलिए इसको छेड़ना ज़रूरी है। तो अब हम इसको छेड़ रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो आप क्या करते हैं ना, ऐसे करते हैं और आंसर भी सही रहता है, लेकिन अभी आपको चकराएंगे। चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि कर दी जाए तो पहले से था प्यारे 100, पहले से था 100, अब इसके मूल्य में कह रहा है कि 60% की वृद्धि कर दी जाए। तो 60% की वृद्धि कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 160। 60% वृद्धि किया तो था 100, हो गया 160।
अब कह रहा है एक गृहिणी को उसके खपत में कितना प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए कि चीनी पर होने वाला खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो इतना लाना है तो इसमें कितना प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा, इतना लाना है तो इसमें कितना प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा। तो बोलिएगा 160 को नीचे और इससे कितना कम करें कि इतना हो जाए। तो बोलिएगा 160 में से 60 को घटाएंगे तो 100 हो जाएगा, 60 को कमी। प्रतिशत में बदलना है 100 से या डायरेक्ट देने का प्रयास करेंगे तो 2 से 3 2 से 8। तो 3/8 का मतलब होता है प्यारे 37.5%। 1/8 का मतलब होता है 12.5%। 3/8 यानी 3 गुना 12 तिया 36 और हाफ तिया 1.5, तो 36 और 1.5 37.5। तो इस तरह से हो गया। कितना परसेंट की कमी कर देनी चाहिए कि चीनी पर होने वाला खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो बोलेंगे 37.5% की कमी। कहिएगा कि कहाँ हम कन्फ्यूजन में आए, ठीक है तो है, लेकिन अभी तक ठीक है और आप ऐसे ही करते हैं और ये आंसर आ जाता है। और बात भी सही है, आंसर यही आएगा भी, ठीक भी है। लेकिन देखिए आप अब कैसे कन्फ्यूजन में आ जाइएगा। देखिए ये है प्यारे आपका प्रश्न। प्रश्न में क्या कहा, तो कह रहा चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि कर दी जाए। चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि कर दी जाए। तो पहले से मान लिए परसेंट में है तो चीनी का मूल्य 100, अब 60% का वृद्धि कर दिए तो ये हो गया 160। 60% की वृद्धि कर दिए तो ये हो गया 160। पहले मूल्य 100 था, अब हो गया 160। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, एक गृहिणी को उसके खपत में कितना प्रतिशत कमी कर देना चाहिए कि चीनी पर खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो आप बोले ना कि 160 को नीचे और कमी को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है 100 से, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन से डायरेक्ट कर लिया। तो इससे आप कंपेयर किए, लेकिन यहाँ प्यारे आपसे पूछा है क्या, जो जरा हमको बताइए। तो यहाँ पर कह रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए कि चीनी पर होने वाला खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो बोलिए यहाँ पर आप रेशियो लिखे हुए हैं किसका, कलर रेड ही कर देते हैं। आप यहाँ पर रेशियो लिखे हुए हैं किसका, मूल्य का। और प्रश्न में यहां पर पूछ रहा है कि एक गृहिणी को उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए। तो प्यारे यहां पर खपत का रेशियो हमें चाहिए, खपत का रेशियो चाहिए, तभी तो इसमें कितना परसेंट की कमी करेंगे कि कोई परिवर्तन ना हो ये आएगा। तो ये तो मूल्य का रेशियो लिखा हुआ और प्रश्न में पूछ रहा है गृहिणी को उसके खपत में कितना प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए कि चीनी पर होने वाला खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो पूछ रहा है खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए, और आप कमी कर रहे हैं किसमें, तो मूल्य में कमी कर रहे हैं। आपको कमी मूल्य में नहीं करना है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना ये आपको करना है। और यहां पर आप कर रहे हैं मूल्य में कितना प्रतिशत की कमी। रेशियो यहां मूल्य का है, हमें चाहिए ये खपत का, तभी तो हम देखेंगे इससे कितना प्रतिशत कम है। तो खपत का तो रेशियो ये है ही नहीं। इसी कारण से यहां पर हेडिंग दिया हुआ है कि जब 2 या 2 से अधिक राशि गुना के रूप में हो तभी ये रूल अप्लाई होता। कैसे, उसको पहले एक्सप्लेन करने से पहले अब हम ये जब लिख दिए कि खपत में आना चाहिए कितना परसेंट की कमी, तो सबसे पहले हम इसको साबित करके पहले दिखा तो दें, उसके बाद फिर हम वहां पर आएंगे। तो ये आपका मन में कंफ्यूजन ला दिए। अब इस कंफ्यूजन को दूर करना है। 100% एकदम आपका दिमाग में परफेक्ट कंसेप्ट जाना चाहिए, नहीं तो यहां पर मामला बिगड़ जाएगा जब क्वेश्चन घुमा देगा तो। और मेंसुरेशन में बहुत घुमा घुमा के क्वेश्चन रहता है इससे। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर अब खपत में पूछ रहा है कि कितना परसेंट की कमी कर देना चाहिए। तो प्यारे अब उसको हम समझा रहे हैं, लेकिन इसको जगह थोड़ा सा बना लेते हैं, नीचे कर देते हैं। चल तो नीचे, चलिए ये हो गया, जगह इधर हमें मिल गया। अब यहाँ पर आप समझिए, हड़बड़ाना नहीं है, ये आराम से सीखने वाला चीज़ है। हड़बड़ाइएगा मामला गड़बड़ा जाएगा। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि खर्च बराबर होता है प्यारे
मूल्य गुने खपत। खर्च बराबर होता है मूल्य गुने खपत। कैसे? मान लेते हैं कि चीनी का मूल्य 40 रुपये प्रति केजी। ए भाई, हम चीनी खरीदे नहीं है इसलिए अनुमानित ऐसे ही लिख दिया, रेट पता ना क्या है, हम खरीद बिक्री कुछ इस तरह का कुछ कर नहीं रहे। तो फैमिली में जो लोग हैं वो लोग खरीदते हैं, हमको पता नहीं, समझाने के लिए लिख रहे हैं। हम मान लिए कि चीनी का मूल्य 40 रुपया है और मान लेते हैं कि घर में खर्च होता है हर महीना 5 केजी, मान लेते हैं 5 केजी, और चीनी का मूल्य है 40 रुपये प्रति केजी। तो हम बोले खर्च बराबर होता है मूल्य गुने खपत, यानी किसी के घर में 5 केजी खपत होता है, 40 रुपये प्रति केजी खरीदता है, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा? तो 40 गुने 5, तो ये 4 पंचे 20, 200 रुपया। तो खर्च बराबर क्या हो गया? मूल्य गुने खपत। कोई गृहिणी कितना केजी खपत करता है और क्या रेट है, तो खपत गुने मूल्य, यानी खर्च बराबर मूल्य गुने खपत बोलिए या खपत गुने मूल्य बोलिए, बात बराबर है। तो खर्च बराबर मूल्य गुने खपत, तो ये टोटल हो जाता है खर्च की राशि 200 रुपया। तो यहाँ खर्च की राशि 200 रुपया हो गया, यानी ये तो आपको पता चला कि खर्च बराबर होता है मूल्य गुने खपत। लेकिन प्यारे आपसे पूछ क्या रहा है, एक गृहिणी को उसके खपत में कितना % की कमी करना चाहिए? इसका मतलब पहले वाला भी हमें खपत का रेशियो लिखना पड़ेगा और बाद वाला भी हमें खपत का रेशियो लिखना पड़ेगा, तब हम देख सकेंगे कि कितना % का खपत में कमी किया गया या खपत में वृद्धि किया गया, ये पता चलेगा। यानी खपत का आपको रेशियो लिखना है। तो आप खपत का रेशियो लिखने के लिए खपत बराबर क्या होता है जरा ये तो पता करिए। तो मूल्य को इधर ले आइएगा, मूल्य को इधर ले आइएगा, तो खर्च बट्टा मूल्य बराबर अब क्या कहलाएगा? खपत। यानी आप बोल सकते हैं प्यारे कि खपत बराबर क्या? तो खर्च बट्टा मूल्य। खपत बराबर क्या? तो आप कहिएगा कि खर्च बट्टा मूल्य। खपत बराबर खर्च बट्टा मूल्य। अब आपसे खपत में पूछ रहा प्रतिशत कमी, तो हमें रेशियो यहाँ पर किसका चाहिए था? खपत का, ना कि मूल्य का। तो अब हम यहाँ पर खपत का रेशियो लिखना चाहते हैं। कौन सा खपत का रेशियो? पूर्व वाला और बाद वाला। पहले जो खपत करता था और बाद वाला, तो देख लेंगे इसमें कितना % की वृद्धि या कमी हुआ। तो अब खपत बराबर होता है प्यारे खर्च बट्टा मूल्य। खपत बराबर होता है खर्च बट्टा मूल्य। तो खपत का रेशियो लिखना हम चाह रहे हैं, तो खपत का मतलब खर्च अब बट्टा मूल्य, उसी तरह से खर्च अब बट्टा मूल्य। तो खर्च बट्टा मूल्य लिख देंगे तो वो खपत कहलाने लगेगा। तो देखिए करा चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि कर दी जाए, बाद में न वृद्धि किया गया है, तो पहले वाला मूल्य प्रतिशत में है तो 100 मानकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो प्यारे मूल्य नीचे लिखना है। तो मान लेते हैं कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य 100 रुपये प्रति केजी था, अब 60% का वृद्धि हो गया, तो अब नया वाला मूल्य कितना हो गया? 160। हम बोले खपत बराबर खर्च बट्टा मूल्य होता है, तो मूल्य नीचे है तो मूल्य को पहले लिख दिए। अब कह रहा है एक गृहिणी को उसके खपत में कितने % की कमी कर देना चाहिए कि चीनी पर होने वाला खर्च में कोई परिवर्तन न हो, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। इसका मतलब है कि ये जो खर्च है ना बिना परिवर्तन वाला, यानी जितना पहले खर्च करता था उतना ही अब भी खर्च करता है। इसका मतलब पहले और अब का खर्च सेम है। तो अब x मानिएगा तो इधर भी x, अगर y मानिएगा तो इधर भी y। रेशियो लिखना है तो कोई भी डिजिट मान लिया, 1 मानिएगा तो उधर भी 1। चलिए मान लेते हैं पहले 100 रुपया खर्च करता था तो अब भी 100 रुपया। अगर पहले 1 करोड़ खर्च करता था तो अब भी 1 करोड़, लेकिन चीनी पर उतना नहीं खर्चा होता है। तो चलिए ये बात के मतलब बोल रहे थे। अब प्यारे रेशियो लिखेंगे तो ये रफा दफा, इससे भी ये रफा दफा, बोलिए 2 से कटेगा 5 और 2 से कटेगा 8। आप बोलिए बट्टा में कुछ नहीं, यानी 1, तो 1 और 8 का एलसीएम लीजिएगा तो 8 आएगा, 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और इधर 8 से गुना करेंगे तो 8 8 भगवान को प्यारे तो बचेगा 5। इस तरह से प्यारे ये खपत का रेशियो आपका आ गया। किसका आया? खपत का रेशियो, जो कि यहाँ हमें चाहिए था। तो अब पूछ रहा है एक गृहिणी को उसके खपत में कितने % की कमी कर देना चाहिए। अब ना कितना % कमी करना चाहिए, कब से कंपेयर करके बोलिएगा? पहले वाला से। तो पहले वाला तो रेशियो ये वाला ना है,
और अब वाला ये है, तो बोलिए कितना प्रतिशत कमी कर देना चाहिए। तो इससे कंपेयर हो रहा है, पहले वाला से कितना परसेंट कमी करना चाहिए। पहले वाला को नीचे, कमी को रखिएगा ऊपर। तो बोलिए 8 से 5 हो गया, कितना घटाया 3/8। प्रतिशत में बदलेंगे 100 या तो 3/8 का मतलब सीधे 37.5% की कमी। इससे कम करना है तो हम बोलेंगे इतना प्रतिशत की कमी, जो कि ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम हो गया। लेकिन यहां दिक्कत की बात क्या था कि प्यारे यहां पर मूल्य का रेशियो लिखा हुआ है। अब प्रश्न में पूछ दिया कि एक गृहिणी को उसके खपत में कितना परसेंट की कमी करना चाहिए, तो यहां हमें मूल्य का रेशियो नहीं बल्कि खपत का रेशियो चाहिए। अगर ये खपत का रेशियो हो गया होता तभी ना कंपेयर इससे करते कि इसको रखेंगे नीचे, कमी को रखेंगे ऊपर, प्रतिशत में बदलना है 100 से। तो यहां कंफ्यूजन वाली बात ये था कि ये मूल्य का रेशियो है, पूछ रहा है खपत में कितना परसेंट की कमी, तो यहां खपत का रेशियो चाहिए, जो यहां पर खपत का रेशियो नहीं था। लेकिन संजोग है कि आपका आंसर सेम है, परंतु क्यों सेम है ये आपको जानना पड़ेगा। तो प्यारे अब यहाँ पर क्यों सेम है, अगर इस चीज को जान जाइएगा तो फिर अब आप जल्दी से सॉल्व कर दीजिएगा बिना कंफ्यूजन का। तो अब रुकिए, अब जरा ध्यान देंगे। अभी अभी आप यहाँ पर देख रहे थे कि खर्च बराबर होता है मूल्य गुने खपत, खर्च बराबर होता है मूल्य गुने खपत। अभी फिलहाल इसका अब कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो हम आपको समझाना चाह रहे थे, कन्फ्यूजन में डालना चाह रहे थे कि ये तो मूल्य में आप कर रहे थे, ये नहीं करना, आपको ये करना था। तो हम यहाँ पर खपत में करना चाहिए था, जो कि यहाँ किए और आपका आंसर वही आया। तो ये तो आपका कन्फ्यूजन वाला चीज़ था ही कि मूल्य का रेशियो नहीं बल्कि खपत का चाहिए था, तभी तो हम प्रतिशत कमी निकाल सकते थे। तो हम यहाँ पर आपको करके दिखा दिए कि प्यारे पूछा जा रहा है खपत में कितना परसेंट की कमी, तो हम खपत का रेशियो लिख दिए, पहले वाला और बाद वाला। उसके बाद देख लिए कि इससे कितना परसेंट कम अब किया गया, तो पहले वाला को नीचे, कमी को रख दिए ऊपर, प्रतिशत में बदलना है 100 से। फ्रैक्शन में देख लिए तो 37.5% की कमी। अब यहाँ पर समझना है, अब हमारा इसका भी ज़रूरत नहीं है, अब ज़रूरत हमें है इसका, अब इसका भी ज़रूरत हमें नहीं है। अब ज़रा ध्यान देंगे प्यारे, खर्च बराबर होता है मूल्य गुने खपत, खर्च बराबर होता है मूल्य गुने खपत। तो कह रहा चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि कर दी जाए, चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि कर दी जाए, तो एक गृहिणी को उसके खपत में, कह रहा एक गृहिणी को उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए, कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए। माइनस भी लिख के काम चला सकते थे। कह रहा एक गृहिणी को उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, यानी जितना पहले होता था उतना ही अब भी रहे, यानी बराबर रहे, पहले जितना ही रहे। तो जब कभी भी दो राशि आपस में गुना के रूप में रहता है, जब कभी भी दो राशि आपस में गुना के रूप में रहता है, तो यहाँ विशेष परिणाम आता है। जैसे मान लेते हैं कि हम दो राशि का गुणनफल, एक राशि ए लिए और दूसरा राशि बी लिए, ये भी क्या, चलिए इसी को प्रूफ कर देते हैं, उसी से ठीक होगा। चलिए यहाँ खर्च बराबर है प्यारे मूल्य गुने खपत, खर्च बराबर है मूल्य गुने खपत। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये पहले वाला मूल्य है, अब कह रहा है उसमें 60% की वृद्धि कर दिया गया, तो अब पहले वाला का 160% हो जाएगा। अब हम बोले पहले वाला का 160% हो जाएगा, खपत में कोई परिवर्तन, करा खपत में कितना परसेंट की कमी करनी चाहिए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये दो राशि गुना के रूप में है ना, तो इसी को क्या हम उलट के ऐसे लिख सकते हैं, खपत को हम पहले लिख दिए और मूल्य को हम बाद में लिख दिए, और ये इसी के साथ हम यहीं पे रहने देते हैं, वहाँ नहीं ले जाते हैं, ये हम यहीं पे रहने देते हैं। तो क्या ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो हम बोले अब ये भी तो वैल्यू उतना ही रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि कहीं मान लेते हैं कि दो राशि का गुणनफल, एक राशि ए है और दूसरा राशि बी है।
अब दो राशि का गुणनफल के रूप में है, गुना के रूप में है। अब हम पहली राशि में x% की वृद्धि कर दिए या 20% की वृद्धि कर दिए तो 120% हो गया। अब इसी को हम लिख सकते हैं कि ए को हम उलट के इधर लिख देंगे, बी को इधर, तो b इंटू 120% गुने ए। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब दो राशि आपस में गुना के रूप में हो, जब दो राशि आपस में गुना के रूप में हो तो इसको उलट करके लिखा जा सकता है। तो हम b को इधर लिख दिए, a को इधर लिख दिए, तो भी गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए हम बोले कि यहां पर दोनों राशि गुना के रूप में है, तो प्रश्न में कह रहा चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि कर दिया गया, चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि कर दिया गया। तो पहले था 100, अब 60% वृद्धि किया तो हो गया 160। अब कह रहा है एक गृहिणी को उसके खपत में कितना % की कमी कर देना चाहिए कि चीनी पर होने वाला खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो प्यारे यहां पर दोनों राशि गुना के रूप में है ना, तो इसको अगर हम उलट करके लिख देंगे, खपत को इधर और मूल्य को इधर उलट के लिख देंगे तो वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए इसको खपत को इधर और मूल्य को इधर उलट करके लिखा जा सकता, लेकिन ऐसा संभव होगा कब? जब दो या दो से अधिक राशि गुना के रूप में हर हाल में रहेगा तब। अगर बीच में यहां पर प्लस माइनस रहेगा तो वहां पर ये रूल लागू नहीं करेंगे, क्योंकि अब प्लस में रहेगा तो ए का अगर 160% लिखे अब प्लस बी है तो हम बोले कि इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि बी का 160% बराबर प्लस ए, ऐसा नहीं लिख सकते, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसलिए जब प्लस के रूप में रहेगा तो ये रूल लागू नहीं होगा। ये रूल लागू होगा कब? जब गुना के रूप में होगा। अगर गुना के रूप में नहीं होगा तो उन सभी जगह आंसर गलत हो जाएगा अगर डायरेक्ट बनाइएगा तो हम बोले कि यहां पर लिखा हुआ है मूल्य गुने खपत, तो मूल्य के जगह पर उलट करके खपत और खपत के जगह पर अगर मूल्य लिख देंगे तो जब वहां पर उल्टेंगे तो यहां पर भी उलट जाएगा, और यही वाला मूल्य का रेशियो जो है ना वो खपत का रेशियो कहलाने लगेगा। लेकिन ऐसा संभव होगा कब? जब दो राशि गुना के रूप में होगा तब। तो अब ये खपत का ही रेशियो लिखा गया, मूल्य को अब खपत पढ़ा जा सकता है, क्यों? क्योंकि इसको उलट के लिखा जा सकता है। तो अब ये खपत का रेशियो हो ही गया, तो इसमें कितना % की कमी कर दी जाए? तो इसको रखेंगे नीचे, कमी को रखेंगे ऊपर, तो 160 से कितना घटाएं कि 100 हो जाए? तो 60 को अब बोलिएगा 2 से काटेंगे तो 3 और 2 से काटेंगे 8, 3/8 मतलब 37.5% की कमी। अब प्यारे जो आपका कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन मिट गया। क्यों? क्योंकि दोनों गुना के रूप में है तो मूल्य को खपत और खपत को मूल्य के रूप में पढ़ा जा सकता है। तो अब किसी भी क्वेश्चन को आप स्पीड में बना सकते हैं। जैसे यहां पर कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी जाए, तो पहले था 100 अब हो गया 160। लेकिन ये रेशियो किसका है प्यारे? लिखते हैं, लेकिन लिखने का जरूरत नहीं है, समझ जाइएगा, तो ये समझाना अभी इसलिए लिख रहे हैं। कह रहा है एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी जाए, तो पहले था 100 अब हो गया 160। तो कह रहा है कि बताएं कि समान क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए, यानी क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, तो कह रहा है समान क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितना % घटाना होगा? तो हम बोले क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं करना तो चौड़ाई में कितना कमी करना होगा? चौड़ाई में पूछ रहा है तो यहां पर चौड़ाई का ही रेशियो इसको पढ़ सकते हैं, परंतु क्यों? क्योंकि आपका आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है प्यारे लंबाई गुने चौड़ाई। आप शॉर्ट में L × B लिख दीजिएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। तो दोनों गुना के रूप में है तो इसको उल्टा पुल्टा करके आप लिख सकते हैं। तो लंबाई को अब चौड़ाई का रेशियो पढ़ा जा सकता है। तो कह रहा है एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई, तो बताएं क्षेत्रफल समान बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितना % घटाना होगा? तो इसको रखिएगा नीचे, अब इससे कितना घटाएं? तो 60 को ऊपर। अब इतना का मतलब डायरेक्टे अभी तुरंत देखे थे, 3/8 मतलब 37.5% की कमी। इस तरह से कर दीजिएगा। अब प्यारे वो जो आपको रूल लगा कर बनाए क्षेत्रफल समान हो, तो अब यहां पर आप देखें कि क्षेत्रफल बराबर होता है L × B। तो हम बोले कि जल्दी से अगर आप पूछ रहा है प्रश्न में कि
समान क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए, तो अब कहिएगा कि सर अब क्षेत्रफल का रेशियो हम लिखते हैं, तो कहेंगे पूर्व वाला क्षेत्रफल और ये बाद वाला क्षेत्रफल। तो आप कहेंगे कि क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लेकिन पूछकर चौड़ाई में कितना परसेंट घटाना होगा, तो अब यहाँ पर चौड़ाई का रेशियो लिखना पड़ेगा, तभी तो पूछ रहा है उसके चौड़ाई में कितना परसेंट घटाना होगा। तो आप जल्दी से बोलिए चौड़ाई बराबर क्या पढ़िएगा, तो लंबाई को इधर ले आएंगे, तो क्षेत्रफल बट्टा लंबाई। तो अब हम बोले ऊपर में क्षेत्रफल और नीचे में लंबाई, क्षेत्रफल समान रखना है, तो पहले 100 तो अब भी 100, और कह रहा है कि लंबाई में 60% वृद्धि किया, पहले था 100 अब वृद्धि किया तो हो गया 160। तो अब हम बोले कि क्षेत्रफल बट्टा लंबाई, क्षेत्रफल बट्टा लंबाई, तो ये आपका चौड़ाई कहलाएगा। क्षेत्रफल में लंबाई से भाग दिए तो चौड़ाई कहलाएगा, ये पूर्व वाला और ये बाद वाला। तो इस तरह से आपका हो गया 2 से 5 और 2 से 8। अब 1 और इधर 8 का एलसीएम 8, 8 से गुना करेंगे 8, 8 से गुना करेंगे भगवान को प्यारे, तो इससे कितना परसेंट कम, तो 8 को नीचे कमी को ऊपर, 3/8 का मतलब सीधा 37.5% की कमी। लेकिन इतना कुछ करना नहीं है, अब आपको सीधे ध्यान रखना है कि जब कभी भी दो राशि आपस में गुना के रूप में हो और उसमें से एक राशि में अगर कुछ परसेंट बढ़ाया जाए तो दूसरा राशि में कितना परसेंट की कमी कर दी जाए कि उसके गुणनफल में कोई परिवर्तन ना हो, तो उन सभी जगह पर यह रूल अप्लाई होगा। वो आपका मेंसुरेशन में एरिया, सरफेस एरिया का क्वेश्चन हो या तो फिर वॉल्यूम का क्वेश्चन हो, मेरा मतलब आयतन का क्वेश्चन हो, या तो फिर प्रतिशत का क्वेश्चन हो, उन सभी जगह पर यह रूल लागू होगा। तो हम बोले कि जब दो राशि आपस में गुना के रूप में हो और एक राशि में x% की वृद्धि कर दी जाए तो दूसरी राशि में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए कि गुणनफल में कोई परिवर्तन ना हो, तो ये वाला रूल अप्लाई करना है। लेकिन फॉर्मूला याद नहीं रखना, लेकिन हम बोल देते हैं। अब सीधा कहेगा किसी राशि में पहले x% वृद्धि कर दी गई तो 100 से हो गया 100 + x। किसी राशि में पहले x% की वृद्धि कर दी जाए तो उस राशि में कितना परसेंट की कमी कर दी जाए कि गुणनफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो आप बोलिएगा इसको रखेंगे नीचे, इसको रखेंगे नीचे, कमी को रखेंगे ऊपर, तो इसमें कितना घटाएं कि 100 आ जाए, x% में बदलना है 100 से। कहेगा किसी राशि में पहले x% की कमी कर दी जाए तो 100 से घटकर हो गया 100 - x। किसी राशि में x% की कमी कर दी जाए तो कहेगा दो राशि गुना के रूप में और उसमें से एक राशि में x% की कमी कर दी जाए तो दूसरी राशि में कितना परसेंट की वृद्धि कर दी जाए कि गुणनफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो इसको रखिएगा नीचे, कम। अब बोलिए इससे वृद्धि कितना करना है, x% में बदलना है 100 से। ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है क्योंकि ये 2 गो डिजिट लिखने में कोई समय नहीं लगेगा, आप फटाफट कर सकते हैं, इसलिए इसको याद नहीं रखना है। क्योंकि फ्रैक्शन में फिर रहेगा तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा और स्टेज 2 पर पहुंचेंगे, लेवल 2 पर पहुंचेंगे तो ये सब काम नहीं करेगा, तो वहां पर कुछ और हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब दो राशि गुना के रूप में हो, यानी उसका गुणनफल, मान लेते हैं एक राशि x है और दूसरी राशि y है, तो हम बोले इसका गुणनफल xy है। यानी दो राशि जब गुना के रूप में हो और एक राशि में a% की वृद्धि कर दी जाए तो दूसरी राशि में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि उसके गुणनफल में कोई परिवर्तन ना हो, तो ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। लेकिन फिर आगे पढ़ेंगे तो फिर कंफ्यूजन आएगा। एक राशि में a% की वृद्धि, दूसरी राशि में b% की वृद्धि, तो गुणनफल में कुल कितना परसेंट की वृद्धि। फिर और आगे बढ़ेंगे तो कहेगा एक राशि में a% की वृद्धि कर दिया गया तो दूसरी राशि में कितना परसेंट की कमी कर देना चाहिए कि गुणनफल में मात्र 2% की कमी हो जाए या गुणनफल में 2% की वृद्धि हो जाए। ऐसे भी प्रश्न रहेगा जो कि अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो आप प्यारे ये आप समझ गए, तो आपको क्या करना है, रगड़ के बना देना है। अब फ्रैक्शन के रूप में भी रहेगा तो कोई बात नहीं, अब इसी को फ्रैक्शन के रूप में लेकर के कैलकुलेट करके आपको दिखा देते हैं ताकि फ्रैक्शन बीच में आ जाए तो कोई परेशानी ना हो।
तो परसेंट से तो आप देख लिए, लंबाई पहले 100 था, अब 60% वृद्धि कर दिया, 160 हो गया। इसमें कितना परसेंट की कमी कर दी जाए कि कोई परिवर्तन ना हो, तो सीधा 160 को नीचे, कमी को ऊपर। अब इतने से काम चला लेंगे, 2 से 3, 2 से 8, 3/8 का मतलब सीधा 37.5%। आप प्यारे इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि, 60% का मतलब होता है, 60% का मतलब होता है 3/5। पहले से था 5, 3 वृद्धि हो गया तो हो गया 8। तो बोलिएगा, कह रहा है एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि किया गया, 60% मतलब 3/8, यानी पहले से था 5, वृद्धि हुआ है 3, तो हो कितना गया 8। ये आपका नीचे वाला मूल्य मान रहा था, जिसमें का या से लग जाता है वो हमेशा बट्टा वाला, यानी जो मूल्य मान होता है। तो हम बोले ये टोटल है 5, वृद्धि हुआ है 3, तो वृद्धि के बाद हो गया 8। अब कह रहा है कि उसमें कोई परिवर्तन ना हो तो इसमें कितना कमी करना है, इसलिए इसको रखेंगे नीचे, कमी को रखेंगे ऊपर, प्रतिशत में बदलना है 100 से, या 3/8 का मतलब 37.5। तो क्या है, 2 गो ये डिजिट ऐसे लिखना पड़ा। ये भी ऐसे डिजाइन बिंदु बिंदु देके, टोटका थोड़े ना करना है कि ऐसे ऐसे करते रहेंगे, तो ऐसा कुछ करना नहीं है, जल्दी से कर लेना है। अब टोटका करना रहेगा तो कुछ करते रहेगा। टोटका मतलब समझते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी समझ रहे होंगे, कोई बात नहीं, सबको सब बात समझना जरूरी नहीं है। चलिए अब जल्दी से फ्रैक्शन के रूप में आ गया तो कोई बात नहीं। आपको सिखाए थे प्यारे 1/3 का मतलब 0.3333 होता है, यानी आप तीसरा नेत्र से देखेंगे तब बोलेंगे कि सर 0.33 का मतलब 1/3 होता है। तो 0.66 का मतलब तुरंत दिखाई देगा, अच्छा 3 का दुगना है तो इधर 2/3 होता है। तो अब जल्दी से बोलेंगे कि 16.66, तो 0.66 का मतलब 2/3, यानी 16.2/3% है ये। इसको आप पढ़ते हैं 16 + 0.66 इतना परसेंट, तो 0.66 का मतलब 2/3, प्लस का मतलब पूर्णांक लिख सकते हैं, यानी इतना परसेंट। ऐसा आपको तीसरा नेत्र से डायरेक्ट दिखाई देना चाहिए, बच्चे की तरह लिखते नहीं रहिएगा। तो ये 16.2/3 का मतलब कह रहा है इतना का वृद्धि हो गया, यानी 1/6 की वृद्धि हो गया। तब पहले से था 6, वृद्धि हुआ 1, तो हो कितना गया 7। तो अब बच्चे की तरह वही नहीं, बोलते नहीं रहना, सीधे तीसरा नेत्र से दिखाई दिया 1/6, तो डायरेक्टे बोलेंगे वृद्धि है, तब बोलेंगे पहले से था 6 या वृद्धि हो गया 1 तो 7। अगर कहता है इतना परसेंट कमी है तो पहले से था 6, 1 कमी हो गया तो यहाँ 5 लिख देते। अब कह रहा है एक आयत की लंबाई में इतना परसेंट वृद्धि की गई, बताए कि समान क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए चौड़ाई में कितना परसेंट घटाना होगा, तो इसमें कितना परसेंट कमी, तो इसको रखेंगे नीचे, कमी को रखेंगे ऊपर। प्रतिशत में बदलने के लिए बच्चे की तरह 100 से गुना नहीं करेंगे। 1/7 का मतलब होता है 14 पूर्णांक, बोलिएगा 14.2/7, और 1/7 को दशमलव में पढ़ते हैं 0.142857, लेकिन इधर से मतलब नहीं, 2 ही अंक से। तो बोलिए 1/7 का मतलब 0.14, 2/7 का मतलब क्या, तो 2/7 का मतलब 14 दूनी 28, यानी 14.28% हो गया इस तरह से। तो अब प्यारे जल्दी जल्दी आप सारे प्रश्न को बना दीजिएगा, ये सब बन जाएगा। देखिए यहाँ आइए, यहाँ पर k बराबर x × y हो तो y में इतना परसेंट के कमी कर दिया गया, y में कह रहा है कि इतना परसेंट की कमी कर दिया गया है। तो कह रहा है x में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि k में कोई परिवर्तन ना हो, यानी उतना ही रहे। तो यहाँ 2 राशि गुना में है तो रूल अप्लाई होगा, ये 2 राशि गुना के रूप में है तो रूल अप्लाई होगा। अब हम बोले कि यहाँ पर 4-5 राशि आपस में बराबर है, ऐसे A गुना B गुना C गुना D गुना E गुना F Z तक करते रहिए, चल जाइए उससे भी आगे नानी घर दादी घर, तो सब गुना में है ये है। अगर इसमें कहेगा कि 20% वृद्धि, तो इतना का अगर आप 120% लिखते हैं तो हम बोले कि ई वाला को उठा के इसके साथ गुना करिए, या इसके साथ करिए, या तो इसके साथ करिए, या तो इसको उठा के यहाँ गुना करिए, क्या फर्क पड़ेगा। तो 2 या 2 से अधिक राशि गुना के रूप में है तो इसको इधर और इसको इधर गुना वाला को उठा के लिखा जा सकता है। इसलिए 2 या 2 से अधिक राशि बराबर के रूप में रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप कर सकेंगे। तो उसी तरह से प्यारे अब यहाँ पर आ जाइए, अब यहाँ पर 3 राशि गुना के रूप में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 राशि 10 राशि 20 राशि बराबर के रूप में रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आंसर देना रहेगा
तो सीधा बोलिएगा कि यदि P बराबर x गुने वाई गुने जेड और x में 16.2/3% की वृद्धि यानी 1/6 की वृद्धि यानी था पहले से 6 हो गया 7, तो कह रहा बाई में कितना परसेंट की कमी कर देनी चाहिए। तो ये प्यारे आपका x में वृद्धि किया गया है, तो x में वृद्धि का रेशियो है, लेकिन गुना के रूप में है तो x को आप बाई पढ़ सकते हैं, इसलिए आप कहेंगे कि ये बाई में भी तो रेशियो वही रहेगा। तो कह रहा है कि बाई में कितना परसेंट की कमी कर देनी चाहिए कि P में कोई परिवर्तन ना हो, तो 7 को नीचे 1 को ऊपर, तो 14.2/7 इस तरह से डायरेक्ट बोल दीजिएगा। नेक्स्ट, अब ये सब बन जाएगा। लगता है पैर दर्द करने लगा, इसका मतलब टाइम हो गया क्या? बात सही है, आप लोग अलार्म लगाते हैं, हमारा बर्थडे ही बता देता है कि मामला क्या है। अब देखिए 19 में आप फंस जाइएगा, 19 में फंस जाइएगा, उसके बाद भी आगे फंस जाइएगा, ये सब अभी आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन ज़बरदस्ती होवा देते हैं। 2 मिनट रुक जाइए ना, अगले क्लास में बताते हैं, क्योंकि फिर इसमें कन्फ्यूजन में रह जाइएगा तो दिक्कत है। फ्रैक्शन में 1 से अधिक आ गया तो कन्फ्यूजन में रहिएगा, धीरे धीरे सीखिए, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। कन्फ्यूजन वाला ना रहता तो अभी रगड़ के इसको पार कर देते। तो फिर ये हो गया। इसके बाद फिर क्रिया के ऊपर क्रिया, मतलब वृद्धि के ऊपर वृद्धि, वृद्धि के ऊपर कमी, कमी के ऊपर वृद्धि, कमी के ऊपर कमी, इस तरह का चीज़ आएगा। तो वो चीज़ फिर इसके बाद का चीज़ है, जो कि ये सब मेंसुरेशन में भी खूब पूछता है, जो कि 1-2 ऐसे करके डाला गया है। लेकिन जब मेंसुरेशन में यहाँ परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो भाषा यहाँ परसेंटेज से रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन ये रूल अप्लाई होगा वहाँ भी, इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे करके डाले हैं ताकि आपको बाद में समझ में आए कि ये चीज़ हमें यूज करना है। तो अच्छे से ध्यान में रखना, भूलना नहीं है। तो वही मेंसुरेशन में वहाँ पर क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा कर आएगा, जो कि आपको परेशान नहीं होना है। चलिए आज भर इतना ही सर। वीडियो का स्पीड, अरे वीडियो का स्पीड के लिए ही पहले तो सबसे पहले सर्वर को दूसरा सर्वर पर लाया गया, उसको चेंज किया गया है। अब वो चेंज किया गया है तो अब उस पर स्पीड और क्वालिटी का काम हो सकेगा, तो अब काम चालू हो गया। तो इसी के कारण तो कुछ मोबाइल में नहीं चल रहा था, मामला बिगड़ गया। तो आप लोग जो अपडेट नहीं किए हैं ना, वो लोग अपडेट कर लीजिएगा, तो फिर आपका भी इसमें बहुत सारा काम करवा रहे हैं। अब थोड़ा सा फीचर वगैरह कुछ और बढ़ जाए। कल वाला वीडियो अगर चल गया है तो ठीक है, नहीं भी है तो आप हड़बड़ाइएगा ना, डिलीटे हो जाएगा तो की दिक्कत है। ऐसे भी तो हमारे अनुसार आपको 48 घंटा का दिया गया था कि आपका मोबाइल में 48 घंटा रहेगा, 48 घंटा रहेगा। अब 48 घंटा के बाद भी आपका मोबाइल में है तो भी ठीक है, और उड़ गया तो भी ठीक है। ऐसा थोड़ा है कि ज़िंदगी भर के लिए वो दिया हुआ था, लेकिन वो रहेगा, डरिएगा नहीं, रहेगा। देखिए एक एग्जाम्पल देते हैं, ऐसे मजाक कर रहे हैं। ये है प्यारे लाल, बहुत प्यारा आदमी है। तो ये एक स्टूडेंट है, ठीक। ये रोज दिन बेचारा पढ़ने के लिए जाता था, रोज, और ये रोज यहाँ से इन्हीं के घर के पास से होके गुजरता था। तो ये घर के गेट पर आते थे तो यहीं से रोज होके गुजरता था। तो एक दिन पूछ दिए कि बाबू कहाँ जाते हो? तो बोले कि बाबा देखिए ना, हम किताब लिए हुए हैं, रोज पढ़ने जाते हैं। तब पूछ दिए कहाँ जाते हो पढ़ने? तो बोले कि फलाना मार्केट में, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है। तो बोले आए 5 किलोमीटर पैदल तुम जाता है पढ़ने के लिए? बोला कि यही तो दूर है बाबा, अब क्या करें, जाना तो पड़ता है, तो जाएंगे ही। अब हमको अपना लाइफ चेंज करना है, हम उस पर मेहनत करते हैं, हमको पढ़ने में बहुत रुचि है। तो एक आध दो फुटहरा पूछ दिए। फुटहरा का मतलब समझते हैं? मतलब ऐसा क्वेश्चन जो मुजमानी बनाने वाला हो, वहाँ पर पेन चला के नहीं बनाया जाता है। जैसे गाय मुर्गा का कोई भी क्वेश्चन हो, मुजमानी बन जाएगा। तो पहले हमारा क्लासरूम में ये अजूबा ही था कि मैथ जब हम पहला बार पढ़ाना शुरू किए थे तो 1-1.5 महीना बिना बोर्ड का पढ़ाए थे, मतलब हम पेन लेकर नहीं आते थे। और पहले अब असाइनमेंट भी जब पहले बार पढ़ाना शुरू किए थे तो ये सब नहीं देते थे, कुछ भी रहे डायरेक्ट मुजमानी क्वेश्चन लिखाते थे।
और उसके बाद डायरेक्ट उसको मुजमानी ही सॉल्व करके समझा देते थे, और वो भी एक तरह से नहीं, कई एक तरीका से। तो जब पहला बार पटना में आए थे, जो आप में से कोई पुराना स्टूडेंट होंगे ऑफलाइन वाले, तो अगर पढ़े होंगे भाई लोग या तो कोई और भी लोग, तो बताते रहते हैं लोगों को, तो उन लोग को पता है। बिना मैथ हम बिना बोर्ड का पढ़ा रहे थे। अब सोचिए मैथ कैसे बिना बोर्ड का पढ़ाया जा सकता है भाई, लेकिन ये हकीकत है कि खिस्सा सुना सुना के हम उसको पढ़ा के सॉल्व करके ख़त्म कर देते थे। तो अब ये बाबा को बोल, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ दिए तो ये बच्चा बता दिया एकदम क्विक, तुरंत सेकंड भी नहीं लगा। तो ये समझ गए कि ये बच्चा का दिमाग बड़ा तेज है, ठीक ठाक है। तो सोचे कि चलो ये रोज़ पढ़ने के लिए उतना दूर जाता है तो ये टाइम बर्बाद कर देता है। तो इनके घर में कोई था नहीं वैसा, तो साइकिल ऐसे ही रखा हुआ था, अभी कोई था नहीं चलाने वाला, तो साइकिल रखा हुआ था। तो ये बोले कि ले जाओ तुम साइकिल इसको, और इसी से तुम पढ़ने के लिए जाना। बोला ठीक है बाबा। इस साइकिल को ले गया, पढ़ भी लिया, साल बीत गया, 2 साल बीत गया, पढ़ते पढ़ते इसका नौकरी भी हो गया, शादी भी हो गया, बाल बच्चा भी हो गया। अब इसका बाल बच्चा हो गया तो फिर अब छोटा छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा हुआ, अब वो भी ये साइकिल को चला रहा है। तो एक दिन बोले कि देखो हमको काम आ गया है, साइकिल दे दो। बचवा को बोले कि ये साइकिल मेरा है बाबू, हमको दे दो। तो ये बड़ा कहता बड़ा अच्छा से कि आपका साइकिल है तो मेरा है। हकीकत में तो जान ही रहा था कि मेरा है, लेकिन इसको पता था कि किसका है। अब इसका अपना चीज़ मांगने में दिक्कत हो रहा था। अभी बोल रहा है साइकिल मेरा है दे दो, ये कह रहा है कि मेरा है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ दिन के फ्री छोड़ दिया जाता है तो आप कहेंगे हाँ ये हमारे है, कब्जा उसको कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। मेरा मतलब है कि अभी वीडियो आपका 48 घंटा के लिए प्यारे ऐप के लिए उपलब्ध था, तो आप ये नहीं कहिएगा ये तो हमारे हो गया लाइफ टाइम के लिए, ऐसा बात नहीं है। लेकिन इसको हम हटा नहीं रहे। आप पढ़िए, अपने पड़ोसी को पढ़ाइए, अपने दोस्त को पढ़ाइए, अपने ममेरा भाई, चचेरा भाई, फुफेरा भाई, दोस्त भाई, दुश्मन भाई, जिसको पढ़ाना पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस पर कब्जा मत जमा लीजिएगा कि हमारे। बात समझ पा रहे हैं? इसलिए अगर गलती से टेक्निकली यहाँ पर अगर कुछ वीडियो में परेशानी आया तो ठीक करवा दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस पर कब्जा मत जमा लीजिएगा कि एकरा में काहे गायब हो गया। वो गायब हो सकता है लेकिन होने नहीं देंगे। चलिए हो गया, बात आप समझ रहे हैं? चलिए ठीक है।